यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक सब्जेक्ट जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। पेपर नंबर 7 होता है। तो आज हम जो बातें करेंगे ना, वो हल्की फुल्की बातें करेंगे, बेसिक्स बातें करेंगे और आपके सिलेबस को समझेंगे। आपके सिलेबस में क्या क्या है, आप कैसे पढ़ने वाले हो, हम कैसे पढ़ने वाले हैं और आप कैसे इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे इसमें आप 60+ है वो स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, सीए फाइनल में जो 8 पेपर होते हैं ना, अभी तक 8 है, उसमें से फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट और सेकेंड ग्रुप में डीटी, ये दो पेपर ऐसे होते हैं ना जिसके एक तो हर बार पेपर नया बनता है। मींस देयर इज नो रिपीटेड क्वेश्चन। आपको बाकी सब सब्जेक्ट में रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, बट मैं बता दूं, ऑडिट एक ऐसा है फर्स्ट ग्रुप में, और सेकेंड ग्रुप में डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा है जहां पे आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, सब नए क्वेश्चन बनते हैं। और एक बात बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद दुनिया जो है उसको आपकी जो नीड है, सबसे ज्यादा नीड कहाँ है? टैक्स में है और दूसरा आपके ऑडिट में है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक कोर एरिया रहता है टैक्स और ऑडिट। इसके लिए यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलते, नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, और इसकी चेकिंग जो होती है वो चेकिंग भी डिफिकल्ट होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने ये सुना होगा, इंटरमीडिएट में आपने ये फील किया होगा कि ऑडिट में मार्क्स लाना इतना इजी नहीं रहता। तो सेम इन द टैक्सेशन ऑल्सो, डायरेक्ट टैक्स की बात करूं सेकेंड ग्रुप में और फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट, जिसमें नंबर लाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है करके, ठीक है, बट नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं करके, ठीक है, बट इतने मार्क्स नहीं आते। जैसे आप देखोगे आईडीटी में 90+ आता है, बट डीटी की जब मैं बात करता हूं तो डीटी में ऑल इंडिया हाईएस्ट रहता है, वो 85-86 रहता है। 85 या 80 के आसपास जो रहता है वो ऑल इंडिया हाईएस्ट रहता है। जैसे लास्ट ईयर की जो मेरे को पता चला, लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था उसमें एक निकिता करके बंदी थी कोलकाता की, उसको 86 मिला था। दैट वाज लाइक हाईएस्ट इन द इंडिया, वैसा था। तो इतना हाईएस्ट रहता है। तो चलो ट्राई करेंगे एग्जामिशन लाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पेपर, और इस पेपर का जो नाम है दैट इज द पेपर नंबर आपका 7 है। और पेपर नंबर 7 जो है इसका नाम है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड आपका डायरेक्ट टैक्स, ये वाला पेपर है। एक और चीज ध्यान रखना आप लोग, जब भी मैं कोई लिख रहा हूं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग। आपके पास कोई भी नोटबुक नहीं होनी चाहिए। आपको जो मैंने ये बुक दी है, ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। ये वाली बुक है, ये वाली, दिस इज द वॉल्यूम 1, ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ में आपको बहुत सारी बुक मिलेगी, ऐसा वॉल्यूम 2 भी मिलेगा, फिर कॉम्पैक्ट के 2 वॉल्यूम मिलेंगे, एक कंपाइलर मिलेगा, एक एमसीक्यू का बुक मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। तो आपके पास में ये बुक होनी चाहिए। नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू लाइक प्रिपेयर द नोटबुक। आपको जो लिखना है वो उसमें ही लिखना है, और कब लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ ना लिखें। दूसरी चीज, मैं यहां पे जो लिखूंगा ये सब आपके पास हर रोज मिलेगा। मीन्स एवरी डे आपकी जो ड्राइव रहेगी, गूगल ड्राइव, वहां पे क्लास नोट्स करके एक फोल्डर रहेगा। तो जो जो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा ना, वो सब आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा। तो आपको ज्यादा है लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर ने पता नहीं क्या लिखा, मैं मिस हो गया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। आप आराम से बैठ जाइए और जो मैं समझाता हूं उसको समझते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर नंबर 7। सबसे पहली चीज बता दूं, ये जो पेपर है ऑब्वियसली 100 मार्क्स का रहता है, और इस 100 मार्क्स में 2 ब्रेकअप आते हैं। इसमें जो 70 मार्क्स है ना, वो 70 मार्क्स का आपका डायरेक्ट टैक्स रहता है। दैट इज द डायरेक्ट टैक्स रहता है, जिसको मैं बोल सकता हूं इनकम टैक्स वाला पार्ट। जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स आपका रहेगा 70 मार्क्स का इनकम टैक्स, और 30 मार्क्स का जो तुम्हारा पार्ट रहेगा वो 30 मार्क्स में आपको मिलेगा इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट। इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का, और इनकम टैक्स है वो आपका रहेगा 70 मार्क्स का। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं इनकम टैक्स, तो हम इनकम टैक्स क्या पढ़ने वाले हैं? क्या हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं? चलिए मुझे आप बताइए, हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं? हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइए मुझे। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या फिर हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं? लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है? चलिए बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। चलिए, तो यहां पे बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर किया है उसमें महक बोल रही है लॉ पढ़ने वाले हैं, अमन बोल रहा है लॉ पढ़ने वाला है, कुणाल बोल रहा है हम एक्ट पढ़ने वाले हैं, निखिल बोल रहा है हम दोनों पढ़ने वाले हैं।
आफरीन बोल रही है कि हम जो है वो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं। उज्जवल भी बोल रहा है एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं, एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है, कहां पे एक्ट लिखा होता है, कहां पे लॉ लिखा होता है। आपकी जो बुक्स आएगी, अभी तक आपके पास आई नहीं होगी आईसीआई का मटेरियल, जब आईसीआई का मटेरियल आएगा ना तो वहां पे लिखा होगा इनकम टैक्स लॉ। जीएसटी का जो मटेरियल आएगा वहां पे जीएसटी एक्ट नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा जीएसटी लॉ। तो यहां पे क्वेश्चन ही आता है कि सर लॉ और एक्ट में क्या फर्क है, किसको बोलते हैं लॉ और किसको बोलते हैं एक्ट। तो एक चीज ध्यान रखना करके, ठीक है। देखो होता क्या है ना, लॉ जो है ना वो एक बड़ा वाइडर टर्म है। मींस ये जो है ये आप समझ लीजिए ये एक लॉ है, ठीक है। और इस लॉ के अंदर ही होता है एक्ट। एक्ट जो है वो उसका पार्ट होता है लॉ का। उसके बाद में उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रहते हैं। उसके बाद में उसके नोटिफिकेशंस रहते हैं, सर्कुलर रहते हैं। उसके बाद में उसके जो केस लॉज वगैरह रहते हैं। जब ये अपन सबका कंबाइन स्टडी करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे हम एक्ट पढ़ने वाले हैं, हम लॉ पढ़ने वाले हैं। लॉ किसको बोलते हैं, इसमें एक्ट भी रहेगा, इसमें रूल्स भी रहेंगे, इसमें कुछ नोटिफिकेशंस भी रहेंगे, सर्कुलर्स भी रहेंगे, केस लॉज भी रहेगा करके, ठीक है। ये सबका जब कंबाइन स्टडी करेंगे ना, तब हम बोलेंगे हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। जब मैं जीएसटी की बात करता हूं तो जीएसटी का एक्ट है करके, ठीक है, वो तो हो गया आपका एक्ट। उसके बाद में उसके वैल्यूएशन रूल्स वगैरह है, वो रूल्स हो जाएंगे। कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर निकालते हैं, उसके बाद में केस लॉज है, वो सबका कंबाइंड स्टडी है, वो लॉ होता है। तो लॉ को कैसे समझ सकते हैं, एक इंडियन क्रिकेट टीम है वो लॉ है। इंडियन क्रिकेट टीम जो है ना, जब आप बोलते हो इंडियन क्रिकेट टीम, दैट इज द लॉ। बट उसमें जो कैप्टन है उसका नाम है रोहित शर्मा। तो यहां पे एक्ट इज अ रोहित शर्मा। अब उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स रहते हैं। आप देखेंगे जो विकेट कीपर है अपना, क्या नाम है उसका, लाइक विकेट कीपर का नाम ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इज अ रूल्स। नोटिफिकेशन सर्कुलर अगर आप देखेंगे, विराट कोहली एंड ऑल, दे आर ऑल सपोर्टिव करके, ठीक है। तो एक इंडियन क्रिकेट टीम कब बनती है, जब ये सब लोग साथ में खेलते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये आपका डिफरेंस है लॉ के बीच में और एक्ट के बीच में। तो चलिए, मैंने आपको बताया 100 मार्क का पेपर है, 70 मार्क्स जो है वो आपको इनकम टैक्स से आएगा। इनकम टैक्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो इनकम टैक्स में जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था वो वाला तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इंटरमीडिएट में आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था, कैपिटल गेन पढ़ा था, पीजीबीपी पढ़ा था, अदर सोर्सेज पढ़ा था, गिफ्ट पे टैक्स लगता है ऐसा सब पढ़ा था, डिडक्शन आपने पढ़े थे, वो सब पढ़ेंगे। बट उसके अलावा बहुत सारी चीज ऐसी है जो आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ी, जैसे असेसमेंट है कि सर असेसमेंट कैसे होता है, क्या होता है। तो असेसमेंट प्रोसीजर पूरा बड़ा टॉपिक रहेगा। अपील्स कैसे होती है, जब असेसिंग ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ ऑर्डर पास कर देता है और उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील्स में जाते हो, ये अपील्स कैसे होती है वो सब हम पढ़ेंगे। टीडीएस बहुत बड़ा टॉपिक है यहाँ पे। टीसीएस है, आपने ऑफिस में आजकल देख रहे होंगे बहुत सारी नई नई सेक्शन आ चुकी है टीडीएस टीसीएस में। 194 क्यों आई है आपने सुना होगा। ऐसे ही टीसीएस में 206C 1H करके सेक्शन आई है, ऐसा आपने ऑफिस में सब सुना होगा। तो वो सब चीजें हैं हम पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के इनकम टैक्स लॉ जो आपका है वो 70 मार्क्स का है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब सर ये इंटरनेशनल टैक्सेशन बेसिकली जो 30 मार्क्स का है उसमें क्या क्या है, तो मैं बता दूं इंटरनेशनल टैक्सेशन है ना, उसमें आपके टोटल 8 टॉपिक्स है और बहुत ही शानदार वाले टॉपिक है, आपको मजा आ जाएगा। और सबसे पहला टॉपिक जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में है दैट इज द एनआर टैक्सेशन और एनआरआई का टैक्सेशन। एनआर और एनआरआई का टैक्सेशन है वो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक जो है दैट इज द ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड रहेगा। ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। तीसरा टॉपिक है वो आपका डीटीएए से रिलेटेड रहेगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। फोर्थ टॉपिक है दैट इज बाहर से रिलेटेड रहेगा, दैट इज बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। उसके बाद में फिफ्थ टॉपिक है वो एक इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड रहेगा। सिक्स्थ टॉपिक है वो आपका टैक्स ट्रीटी जो होती है उससे रिलेटेड रहेगा। सेवेंथ टॉपिक है वो आपका मॉडल टैक्स कन्वेंशन से रिलेटेड रहेगा। और एट्थ टॉपिक है वो आपका बैप्स से रिलेटेड रहेगा करके, ठीक है। चलिए सर ये क्या है, आप एक बात बताइए, ये आपने इतने सारे टॉपिक लिखे, हमको थोड़ा आइडिया तो दे दीजिए कि इन टॉपिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात कर रहा हूं, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये जो टॉपिक्स है इन सब के बारे में मैं आपको 2 मिनट्स लेता हूं हर टॉपिक के बारे में कि इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक है वो एनआर और एनआरआई का टैक्सेशन से रिलेटेड है। अब ये एनआर एनआरआई का टैक्सेशन
इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले तो एक एनआरआई का टैक्सेशन क्या रहता है। आपने सुना होगा बहुत सारे इंडियन सिटीजन है, और इंडियन सिटीजन है वो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, जैसे दुबई में काम कर रहे हैं, कनाडा में बहुत सारे पंजाब के लोग हैं वो कनाडा में काम कर रहे हैं। तो सर वो जो इनकम कमाते हैं, तो अगर उन्होंने कुछ इंडिया में इन्वेस्ट किया तो इंडिया की जो इनकम आएगी उस पर क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा, वो हम एनआरआई से रिलेटेड पूछेंगे। एनआरआई किसको बोलते हैं पता है? एनआरआई का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है, क्या है? नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट के साथ साथ या तो वो इंडियन सिटीजन है या फिर वो पर्सन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं एनआरआई। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा ना, क्या अरे भैया तुम्हारे लिए तो हम एनआरआई लड़का ढूंढेंगे करके, ठीक है। तो एनआरआई लड़का ढूंढेंगे, तो एनआरआई होता क्या है, किसको बोलते हैं? यस पीपल। तो मैं आपको बता रहा था एनआरआई क्या होता है। तो एनआरआई के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एनआरआई मतलब अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है, तो पहली चीज तो वो इनकम टैक्स के हिसाब से नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। एंड नॉन रेजिडेंट के साथ में क्या होना चाहिए, या तो वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन मींस भारत का नागरिक है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो किसको बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन है उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी बर्थ जो है वो अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तो उस पर्सन को बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखो, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस आप नॉन रेजिडेंट होगा तो उस पर्सन को आप बोलेंगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो आज के बाद जब कोई भी बोलता है ना कि तुम्हारी शादी एनआरआई से कराएंगे, तो एनआरआई क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। तो ये जो पहला टॉपिक है ना, इस टॉपिक में हम एनआरआई से रिलेटेड कुछ प्रोविजन पढ़ेंगे, कुछ नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनीज से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनीज है अगर वो इंडिया में बिजनेस करती है उनको कैसे टैक्स लगेगा। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड है जो फॉरेन फंड्स होते हैं, जिसको आप एफआईआई बोलते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या होगा, कैसे टैक्स लगेगा, वो सब चीजें हैं वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो आई थिंक होप सो क्लियर कि इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं। दूसरा एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब आप बोलोगे सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगा? तो अगर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करूं तो आप बोलोगे सर ट्रांसफर प्राइसिंग तो हमने कॉस्टिंग में भी पढ़ा है, कॉस्टिंग या जिसको एससीएमपी बोलते हैं करके, ठीक है। और ऐसा सुना है कि नए सिलेबस में नहीं होगा, आई डोंट नो ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट एससीएमपी जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपने ट्रांसफर प्राइसिंग सुना हुआ है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या वो एससीएमपी में पढ़ा था वही वाला है या यहाँ पे कुछ अलग है? तो मैं बताऊं यहाँ पे अलग है। कैसे अलग है, क्या है? मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करना कि लोग कैसे मजे लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा इंडिया में, और इंडिया में एक कंपनी का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये इंडिया में जब काम करते तो इनका नाम HUL है। पाकिस्तान में काम करते हैं पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेपाल में काम करते हैं नेपाल यूनिलीवर लिमिटेड। बट इसकी जो मेन कंपनी है ना, मेन जो होल्डिंग कंपनी है वो यूके में है, और यूके में जो कंपनी है उसका नाम है UUL, दैट इज यूके यूनिलीवर लिमिटेड करके, ठीक है। अब एक बात समझना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल से समझना लोग कैसे मजे लेते हैं टैक्स लॉ के। तो जो इंडिया की कंपनी है HUL, इंडिया में टैक्स रेट कितना है? इंडिया में टैक्स रेट अप्रोक्स 30% है, मींस 30%, 25%, अप्रोक्स 30% का टैक्स रेट है वो इंडिया में है। अब एक बात समझना, यूके में टैक्स रेट, एग्जाम्पल ले रहा हूं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, यूके में जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट इज 10%। यूके टैक्स रेट इज 10%, जस्ट एन एग्जांपल। इंडियन टैक्स रेट इज 30%, यूके टैक्स रेट इज 10%। और ये दोनों जो कंपनियां है ना, ये दोनों कंपनियां आपस में होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है। ये HUL यूनिलीवर ग्रुप की कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है। अब हुआ क्या, एक एग्जांपल लेते हैं कि जो यूनिलीवर यूके वाली है वो क्या करती है, कुछ प्रोडक्ट सेल करती है इंडिया की कंपनी को, HUL को। मींस यूके की कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट सेल किया, एक क्रीम आती है जिसका नाम है फेयर एंड लवली करके, ठीक है। उसके साथ में एक स्केल का ऐड भी आता है कि आप कैसे मतलब ऐसे मतलब अपने आप को खूबसूरत दिखा सकते हैं, फेयर एंड लवली फॉर एन एग्जांपल। वो बनती है यूके में, और यूके से इंडिया की कंपनी है HUL वो इंपोर्ट करती है और यहाँ पे इसको बेचती है। अब ये लोग क्या करते हैं, फॉर एन एग्जांपल, इन्होंने जो परचेज किया ना, उसकी परचेज प्राइस जो होनी चाहिए थी दैट शुड बी अप्रोक्स 1 लाख रुपीज, फॉर एन एग्जांपल। अप्रोक्स 1 लाख है वो परचेज प्राइस होनी चाहिए थी,
बट ये लोग क्या करते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी है, अपने हिसाब से इनवॉइसिंग चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सब चीजें चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस प्राइस को चेंज करके और इन्होंने जो बिलिंग किया वो 5 लाख पे किया, बिलिंग है वो 5 लाख पे किया। अब आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि इंडिया की जो कंपनी है HUL, ये अपना जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो पीएनडल के डेबिट साइड में आप ही बताइए, यहां पे परचेस कितना डाला जाएगा, 5 लाख डाला जाएगा। और यहां पे 5 लाख का जब परचेस डालेंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंडिया की कंपनी जो है उसका प्रॉफिट आपने कम कर दिया बाय द 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज से आपने प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को कम कर दिया, इंडिया की कंपनी जो है उसका 4 लाख प्रॉफिट आपने कम कर दिया। और इसकी वजह से एक बात बताओ, इंडिया में आपने टैक्स सेव किया, कितना सेव किया। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया का जो टैक्स रेट है, दैट टैक्स रेट इज 30%, तो आपने 1,20,000 का टैक्स सेव कर दिया इंडिया में। आप मुझे बोलेंगे क्या, हाँ सर, लेकिन एक बात बताइए सर, वो यूके में जो कंपनी है, वो यूके वाली कंपनी तो अपना प्रॉफिट ज्यादा बताएगी। आंसर इज यस। तो यूके की कंपनी है, उसने अपना प्रॉफिट ज्यादा बताया, चलिए कोई बात नहीं। तो यूके की कंपनी ने जब पीएनडल बनाया होगा तो उस साइड में उन्होंने यहां पे सेल को रिकॉर्ड किया होगा 5 लाख रुपीज से, तो उधर उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बढ़ गया और प्रॉफिट 4 लाख से बढ़ गया। बट यूके में टैक्स रेट इज ओनली 10%, सो कैन आई से दैट 40,000 का ओनली उन्होंने उधर टैक्स पे किया होगा। उधर जो उन्होंने जो टैक्स पे किया होगा वो ओनली 40,000 पे किया होगा, इंडिया में टैक्स सेव किया 1,20,000 का। सो कैन आई से दैट कि यहां पे इस ग्रुप ने मिलके और आपका 80,000 का टैक्स सेव कर दिया। 80,000 है वो टैक्स सेव कर दिया। ये ऐसा होता है, इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी जब ये ट्रांजैक्शन करती है तो ये ऐसे करती है। अभी आपने थोड़े दिन पहले यह भी सुना होगा कि जो वीवो है या ओप्पो है, उन्होंने चाइना में बहुत ज्यादा हैवी वैल्यू पे पैसा भेजा एंड ऑल। वो कैसे भेजा वो ट्रांजैक्शन पूरा मैंने देखा नहीं है, बट उसमें भी ऐसी ही चीजें हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया पता है, लाइक ऐसे धमाल ऐसे ट्रांजैक्शन करने लगे जिससे ओवरऑल ग्रुप का पैसा जो है वो सेव हो जाए। ओवरऑल जो ग्रुप है, जैसे यूनिलीवर ग्रुप है, उनका पैसा सेव हो जाए। लोग ऐसा करते थे। तो इसको रोकने के लिए एक कंसेप्ट लाया, एक लॉ लाया, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। इनकम टैक्स का ही पार्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग, और इंडिया वालों ने भी ट्रांसफर प्राइसिंग को ऑप्ट किया। और इस वाले टॉपिक में, जो ये वाला टॉपिक है तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने जो 5 लाख पे किया है ना, इसको वापस से 1 लाख पे कैसे लाते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन आपने 5 लाख पे किया है, इसको वापस से 1 लाख पे कैसे लेके आते हैं वो सीखेंगे। और ये जो 1 लाख पे इस ट्रांजैक्शन को वापस से हम लेके आएंगे, और इस 1 लाख की प्राइस जो होगी ना, इसको बोला जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। ALP, दैट इज आर्म लेंथ प्राइस है, वो बोला जाएगा। और आर्म लेंथ प्राइस मींस कोई फेयर प्राइस, रियल प्राइस, सही प्राइस है, वो वाला पूरा कंसेप्ट जो है वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखेंगे, दैट इज द ट्रांसफर प्राइसिंग। और मैं बता दूं, आपके 30 मार्क्स में से अप्रोक्स 10 मार्क्स है ना, वो ट्रांसफर प्राइसिंग कवर करेगा। अप्रोक्स 10 मार्क्स, ये 30 मार्क्स जो है, इस 30 मार्क्स में से अप्रोक्स 10 मार्क्स है, दैट 10 मार्क्स इज गोइंग टू बी कवर्ड फ्रॉम द ट्रांसफर प्राइसिंग। और जो इलेक्टिव, अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन की मैं बात करता हूं, तो इलेक्टिव वाला जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, उसमें ये ट्रांसफर प्राइसिंग सेम इतना का इतना है, एंड इट कवर्ड द 30 मार्क्स इन दैट इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव 6C जो पेपर है, उसमें ये ट्रांसफर प्राइसिंग है, ये आपका 30 मार्क्स है, ये 30 मार्क्स कवर करता है। चलिए, अब तीसरा टॉपिक, दैट इज द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA। इस टॉपिक में क्या सीखेंगे, तो मैं बता दूं, इस टॉपिक में हम सीखने वाले, आपने सुना होगा बहुत बार डबल टैक्सेशन होता है। अब आप बोलोगे डबल टैक्सेशन क्या होता है। आपने ये तो सुना हुआ है इंटरमीडिएट में, IPCC में, कि अगर कोई पर्सन किसी कंट्री का रेजिडेंट हो जाता है, जैसे इंडिया का रेजिडेंट है, तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है। इंडिया का रेजिडेंट है तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसको सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स लगता है। ऐसा क्यों होता है। हर कंट्री क्या करती है, दो रूल से टैक्स लेती है। एक होता है रेसिडेंस रूल और एक होता है सोर्स रूल। एक होता है रेसिडेंस रूल और एक होता है सोर्स रूल। ये रेसिडेंस रूल क्या बोलता है
कि अगर कोई पर्सन है ना वो किसी कंट्री का रेजिडेंट बन गया तो उसकी ग्लोबल इनकम पे हम टैक्स लेंगे, ऐसा बोलता है रेसिडेंस रूल। और ये सोर्स रूल क्या बोलता है पता है, कि चलो कोई पर्सन रेजिडेंट नहीं है हमारा, लेकिन अगर सोर्स हमारी कंट्री से है, उसने जो पैसा कमाया वो हमारी कंट्री से है, तो हम उस पर टैक्स लेंगे। दैट इज कॉल्ड योर सोर्स रूल। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, आई एम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक चीज समझना, हुआ क्या, एक दिन मैं नेपाल गया और नेपाल से मैंने कुछ अर्न किया। नेपाल में मैंने एक बैच कंडक्ट किया काठमांडू में, वहां से मैंने कुछ अर्न किया। और वहां से जो मैंने अर्न किया, वो जो पैसा है उसमें क्या नेपाल टैक्स लेगा या नहीं लेगा? आंसर इज यस, नेपाल टैक्स लेगा। और सर उस पे इंडिया टैक्स लेगा या नहीं लेगा? आंसर इज यस, इंडिया टैक्स लेगा, बिकॉज आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया और इनकम कहां से हो रही है? नेपाल से हो रही है। तो सोर्स कहां है? नेपाल का। तो नेपाल टैक्स लेता है सोर्स रूल से और इंडिया टैक्स लेता है रेजिडेंस रूल से। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंग्लैंड का एक क्रिकेट प्लेयर है, बहुत सारे इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर है। तो इंग्लैंड का एक क्रिकेट प्लेयर है जिसका नाम है मान लो बटलर करके, ठीक है। तो जो बटलर है वो इंग्लैंड का क्रिकेट प्लेयर है। अब आप समझिए वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है और वो रेजिडेंट कहां का है? इंग्लैंड का। सपोज फॉर एन एग्जांपल वो इंडिया में आता है और इंडिया में आके और वो पार्टिसिपेट करता है गेम्स में, आईपीएल खेलने आता है। तो आईपीएल से जो इनकम इंडिया से होगी, क्या इंडिया उस पर टैक्स लेगा? आंसर इज यस, हम टैक्स लेंगे, बिकॉज सोर्स हमारे यहाँ का है। भैया तू हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहा है, सोर्स हमारे यहाँ का, यहां से पैसा कमा रहा है, इंडिया टैक्स लेगा। कौन से रूल से? सोर्स रूल से। इंग्लैंड टैक्स लेगा या नहीं लेगा? आंसर इज यस, इंग्लैंड भी टैक्स लेगा। कौन से रूल से? रेसिडेंस रूल से। तो आप एक बात बताइए ना, यहां तो एक ही इनकम पे दो दो बार टैक्स लग रहा है, और ये दो दो बार टैक्स लगता है ना, इसी को बोला जाता है डबल टैक्सेशन। और डबल टैक्सेशन होता है, आंसर इज यस होता है। अब ये डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जाए? क्योंकि क्या होता है ना, आप समझिए एक ही इनकम पे दो दो कंट्री टैक्स लेगी। मैं नेपाल गया, नेपाल पढ़ा के आया, तो नेपाल वाले टैक्स लेंगे, आंसर इज यस, ड्यू टू द सोर्स रूल उसी इनकम पे। इंडिया वाले टैक्स लेंगे ड्यू टू द रेसिडेंस रूल उसी इनकम पे। तो ये तो यार एक ही इनकम दो दो जगह टैक्स हो गई ना, एक ही इनकम पे डबल टैक्सेशन लग गया ना। यस, इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। और इसको कैसे अवॉइड किया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। दैट इज द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अरेंजमेंट या अग्रीमेंट्स। आपने सुना होगा बहुत बार कि दो कंट्री के बीच में ये अरेंजमेंट हुआ, ये ट्रीटी साइन हुई है। आपने ऐसा सुना होगा कि मोदी जी फॉरेन गए, सिंगापुर गए, उन्होंने ट्रीटी में चेंज कराया। तो ये जो ट्रीटी होती है ना, उसी को बोला जाता है अग्रीमेंट, अरेंजमेंट करके, ठीक है। तो दो कंट्री के बीच में ट्रीटी बनती है और वो ट्रीटी में ऐसा लिखा जाता है कि हम दो दो जगह टैक्स नहीं लगने देंगे, हम सिर्फ एक ही जगह टैक्स लगाएंगे। वो सब पढ़ेंगे हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में। अब एक क्वेश्चन आता है, सर ये टॉपिक नंबर 4 दैट इज कॉल्ड बार। बार क्या है? एक बात बताऊं, लास्ट ईयर तक हम इस टॉपिक को पढ़ाते थे आर, दैट इज AAR। पहले हुआ करता था ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, और ये ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को लास्ट ईयर मोदी जी ने चेंज कर दिया और उसकी जगह डाल दिया बार, दैट इज बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। अब आप बोलोगे एडवांस रूलिंग, देखो नाम से ही पता चलता है एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता होगा। एडवांस और रूलिंग, रूलिंग मींस जजमेंट, एडवांस में जजमेंट ले लेना। एक बात बताइए, इंडिया के टैक्स लॉ कितने कॉम्प्लेक्स है? आपको भी समझ में आता है, आप भी देखते हो टैक्स लॉस कितने कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। और जब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, जब हमको इंडिया वालों को इतना ज्यादा मतलब उसमें क्या बोलते हैं R&D करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद भी हम एडवाइस देते हैं, उसके बाद भी इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो आप समझिए जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं वो अगर इंडिया में कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको बड़ा डर रहेगा कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, पता नहीं हमारे साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर लेगा। तो अगर मान लो आपको पहले से ही जजमेंट मिल जाए कि आपके साथ ये होने वाला है, अगर आपको पहले से ये पता चल जाए कि आपके साथ ये होने वाला है, तो सोचिए मजा आ जाएगा। आंसर इज यस। तो वो हम टॉपिक में पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। एक एडवांस रूलिंग के बोर्ड बनाए हुए हैं। आप एक काम करिए, अगर आप कुछ ऐसा टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंडिया वाले या बाहर वाले, इंडिया वाले कुछ कुछ केसेस में एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट नॉन रेजिडेंट कर सकते हैं, और वो उनको अगर लगता है कि वो कुछ ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाले, उससे उनकी क्या टैक्स लाइबिलिटी आएगी, उनकी इंडिया में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स से रिलेटेड आ सकती है, वो आप पहले ही रूलिंग लिखवा के ले लीजिए। पहले ही आप अरेंजमेंट में एंटर हो जाइए, और अगर आप पहले ही अरेंजमेंट में एंटर हो गए तो मजा आ जाएगा, फिर डिस्प्यूट खत्म करके, ठीक है। सो इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। बट यहाँ पे फीस लगती है, भारी फीस लगती है। कितनी फीस है, क्या है, वो अपन उस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम सीखेंगे दैट इज द इक्वलाइजेशन लेवी।
इक्वलाइजेशन लेवी। अब आप बोलोगे ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या है? आपने तो पहली बार वर्ड ही सुना होगा कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या है। एक बात बताओ, इक्वलाइजेशन लेवी क्यों लाया, उसका नीड क्या था? जैसे मैं बता दूं, कुछ टाइम पहले तक इंडिया में जो गूगल है, गूगल एज वेल एज द फेसबुक है, वो इंडिया में टैक्स ही नहीं भरते थे, आज भी नहीं भरते हैं। बहुत सारा उनका जो काफी इनकम जो है उस पर वो इंडिया में टैक्स नहीं भरते हैं। वो लोग क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, जो कंट्रीज के बीच में अरेंजमेंट होते हैं ना, उसमें ये लिखा होता है कि बिजनेस की इनकम जो है उस पे टैक्स है, उस पे टैक्स है, वो उस कंट्री में लगेगा जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो। ये अग्रीमेंट में लिखे हुए जितने अरेंजमेंट बने हुए हैं, इंडिया फॉरेन के अरेंजमेंट बने हुए हैं, उसमें ये लिखा होता है कि बिजनेस की इनकम पे टैक्स आपको सिर्फ उसी कंट्री में लगता है जिस कंट्री में आप रेजिडेंट हो। और जो बाहर अगर आप कोई इनकम कमाते हो बाहर से, तो वो आपका एक्सपोर्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्सपोर्ट माना जाता है। और उस कंट्री में टैक्स नहीं लगता। उस कंट्री में, दूसरी कंट्री में टैक्स तभी लग सकता है जब वहां पे आपका कोई ऑफिस है। मिस, इस ऑफिस को बोला जाता है लॉ की लैंग्वेज में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, पी है। आपने वर्ड सुना होगा बहुत बार ऑफिस में, पी है। कि पी का मतलब क्या होता है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। एक दो एग्जांपल लेता हूं, आप समझने की कोशिश करना, लॉजिक्स को समझने की कोशिश करना। एक बात समझते हैं, मैं मेरी बात करता हूं। बीबी सर, हमारी जो कंपनी है बीबी वर्चुअल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सीए के एज वेल एज द सीएमए के, जो कि नेपाल से है और नेपाल में पढ़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे नेपाल में हैं, दुबई में हैं, अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं, और वो हमसे बुक्स और लेक्चर का ऑर्डर करते हैं। अब लॉजिकली सोचना, मेरी वेबसाइट पे एक ऑर्डर आया नेपाल से, और नेपाल से जैसे ही ऑर्डर पंच किया, हमने क्या किया कि लाइक जो बुक्स है उसको पैक किया, पेन ड्राइव उसमें डाला, और उसको एज इट इज हमने नेपाल कुरियर कर दिया। नेपाल जो है वो हमने उसको कुरियर कर दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे नेपाल में भी टैक्स भरना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। इसमें नेपाल में टैक्स नहीं भरना पड़ता, क्योंकि मेरी बिजनेस इनकम है, रेजिडेंट इंडिया के है तो इंडिया में टैक्स भरेंगे। उस कंट्री में टैक्स नहीं भरना जब तक कि उस कंट्री में हमारा पी नहीं बन जाता। अगर हमारा उस कंट्री में पी है तो ही टैक्स भरना है, अदरवाइज नहीं तो ये एक्सपोर्ट माना जाएगा। उसमें उस कंट्री में हमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस कंट्री में जाके हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम तो यहां से सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन में दो वर्ड यूज होते हैं, दो लाइन यूज होती है। एक होता है बिजनेस इन फॉरेन कंट्री, और एक होता है बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री। दोनों में फर्क है। बिजनेस इन फॉरेन कंट्री एंड बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री, फर्क है दोनों। बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री में आपको फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं भरना, आपको सिर्फ इंडिया में टैक्स भरना है। मैंने जो कुरियर किया, मैंने जो बुक्स भेजी, पेन ड्राइव भेजी नेपाल में, ये बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री है, उसमें टैक्स नहीं लगता। उस कंट्री में सिर्फ इस कंट्री में टैक्स लगेगा। लेकिन मान लो हमारे बहुत ज्यादा बच्चे हो गए काठमांडू में, नेपाल में, और उन्होंने बोला कि सर एक काम करिए ना, आप यहीं पे सेंटर चालू कर दीजिए। तो हमने क्या किया? नेपाल में सेंटर चालू कर दिया। और जब नेपाल में जब हमने सेंटर चालू किया, तो वो जो सेंटर था, उस सेंटर पे अब बच्चे आके और पेन ड्राइव लेके जाते थे, सेंटर पे आके और बुक लेके जाते थे। अब एक बात बताइए, अब वो सेंटर की जो इनकम होगी उस पे नेपाल में टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा? आंसर इज यस। नाउ वी हैव टू पे द टैक्स इन द नेपाल, बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। फर्क है ना दोनों में, बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री और बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। तो आप बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री करते हो, देयर इज नो नीड टू पे टैक्स इन फॉरेन कंट्री, बट बिजनेस इन फॉरेन कंट्री मींस यू आर हैविंग द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन दैट कंट्री, देन यू हैव टू पे द टैक्स इन दैट कंट्री। अब आप बोलेंगे सर उसमें ऑफिस होना चाहिए या क्या होना चाहिए? वो सब चीजें हम सीखेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में, पी कब बनता है। आज सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि व्हाट इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सीक्वेंस में क्या होने वाला है सीए सीएमए वालों के लिए। ठीक है, सीएमए वालों के लिए भी सेम सिलेबस, थोड़ा पेपर पैटर्न अलग रहता है, बाकी सिलेबस इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं है करके। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझना, तो इक्वलाइजेशन लेवी क्यों लाया? क्योंकि गूगल जो है, गूगल कहां? यूएस का कंपनी है। फेसबुक कहां? यूएस का कंपनी है। ये इंडिया से करोड़ों रुपए कमाते थे। करोड़ों क्या मतलब, लाइक अरबों रुपए बोल सकते हो, करोड़ों तो क्या ही बोलो करके। इंडिया से इतना पैसा कमाते थे एंड दे नॉट पेड एनी टैक्स इन इंडिया। ये इंडिया में टैक्स नहीं भरते थे, क्योंकि ये क्या बोलते थे, हमारा इंडिया में ऑफिस है ही नहीं, हम जो सर्विस देते हैं वो बाहर से देते हैं। आपका अगर जीमेल आईडी हैक हो जाता है तो उसको रिकवरी कहां से होती है? फॉरेन से होती है। आपको यूएस मेल करना पड़ता है, यूएस से रिप्लाई आता है, और यूएस से इनका पूरा स्टाफ यूएस में बैठता है। अब आप बोलोगे सर इंडिया में भी तो बैठता है। इंडिया में इनका कुछ स्टाफ बैठता है जो सिर्फ प्रिपरेटरी सर्विस देता है, ऑक्सिलरी सर्विस देता है करके। ठीक है, ऐसा काम करता है इंडिया वाला स्टाफ।
तो बहुत बार ये होता था कि इनका तो इंडिया में पी ही नहीं है, इंडिया में टैक्स ही नहीं भरना। और जब ये इंडिया में टैक्स नहीं भरना, अभी तो भरते हैं ये लोग, इन्होंने फिर इंडिया में कुछ कंपनियां बनाई, गूगल की एक इंडिया वाली कंपनी भी है, फेसबुक की एक इंडिया वाली कंपनी भी है, वो उस पर टैक्स भरती है। बट इनके सिंगापुर में भी काफी कंपनी है, और वहां से अगर आप कुछ भी सर्विस लेते हो तो उस वाले अमाउंट पे ये इंडिया में टैक्स नहीं भरते। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक टैक्स लाया, दैट इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी। और ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या लाया, बड़ा ही ऐसा टैक्स है कि भाई अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट से जिसका इंडिया में पी नहीं है और उससे कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेता है, तो उस एडवर्टाइजमेंट सर्विस पे 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी काटना पड़ेगा। तो आज क्या होता है पता है कि अगर मान लो कोई फेसबुक का जो सिंगापुर वाला कंपनी है, फेसबुक का सिंगापुर वाला कंपनी है, उससे अगर हमने एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली, या गूगल का यूएस वाला कंपनी है उससे हमने एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली, तो उस केस में हमको 6% काटना पड़ता है उस अमाउंट में से, और गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी। एज वेल एज द मैं बता दूं, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, जो फॉरेन की वेबसाइट्स है, इंडिया में उनका कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेता हूं अलीबाबा करके, अलीबाबा चाइना का वेबसाइट है, और वो अगर इंडिया में कोई भी गुड सेल करता है, ठीक है, या इंडिया में कोई भी एक्टिविटी करता है और उससे जो इनकम कमाएगा उस पर उसको 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा। तो ये उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इक्वलाइजेशन लेवी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टैक्स ट्रीटी। अब आप बोलेंगे टैक्स ट्रीटी क्या होता है? टैक्स ट्रीटी मतलब वही DTAA। ये DTAA जो है ना, ये जो है ऐसा ही रहता है टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी, ट्रीटी किसको बोलते हैं? कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब अग्रीमेंट करके, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि दो कंट्री के बीच में अग्रीमेंट बनता कैसे है। अग्रीमेंट जो है, वो अग्रीमेंट में अगर मान लो कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो वो डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होता है, क्योंकि हो सकता है ना जब दो कंट्रियों ने आपस में अग्रीमेंट बनाया तो देयर में भी पॉसिबिलिटी उसमें डिस्प्यूट आ जाए करके, ठीक है, आता ही होगा डिस्प्यूट करके, ठीक है। उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अगर वो ट्रीटी अगर दो लैंग्वेज में लिखी हुई है तो कौन सी, अगर दोनों लैंग्वेज में कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये सब चीजें जो है वो आप पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज द टैक्स ट्रीटी। एक छोटा सा टॉपिक है जो शायद मेरे हिसाब से 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, जब भी हम पढ़ेंगे तब करके, ठीक है। चलिए, तो टैक्स ट्रीटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन वगैरह वो सब चीजें। अब एक आता है MTC, दैट इज कॉल्ड मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या है? पहली चीज तो मॉडल किसको बोलते हैं? मॉडल टैक्स कन्वेंशन। एक बात बताइए, आप आपके ऑफिस में जब आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो आर्टिकलशिप में बहुत बार आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमको पार्टनरशिप डीड बना के दो। तो आप लोग क्या करते हो? पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए आप उससे कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हो कि चलो पार्टनर के नाम बता दो, एड्रेस बता दो, PSR क्या रहेगा, कैपिटल कितना रहेगा, ये बता दो। ये आप ले लेते हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि आपके ऑफिस में एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें ड्राफ्ट्स पड़े हैं। कोई भी पुराना ड्राफ्ट उठाते हो और वो ड्राफ्ट उठा के और उसमें से नाम चेंज करते हो, एड्रेस चेंज करते हो, बाकी सब चीजें चेंज करते हो, और चेंज करने के बाद आप उसको मेल कर देते हो कि ये मैंने ड्राफ्ट अग्रीमेंट बनाया है, देखिए इसमें आपको और कुछ चेंज कराना है तो आप करा लीजिए। तो एक बात बताइए, आपने एक मॉडल पढ़ा था, उस मॉडल को आपने क्या किया, ऐसे लिया यहां पे, ठीक है, और उसको आपने यूज कर लिया पार्टनरशिप डीड में। तो ऐसे ही होता है जब अग्रीमेंट बनते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो अग्रीमेंट बनते होंगे तो क्या हर पॉइंट लिखा जाता होगा? हर नया नया पॉइंट लिखा जाता होगा? चलो, जैसे मोदी जी है और जो बाइडन, बाइडन करके, ठीक है, बाइडन यूएस का और यूएस इंडिया का अग्रीमेंट बन रहा है, तो क्या ऐसे बोलेंगे? मोदी जी बोलेंगे नहीं नहीं मैं इस पे ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वैसे एक एक क्या पॉइंट लिखेंगे? नहीं। उसमें क्या होता है, कुछ मॉडल्स होते हैं और वो मॉडल्स यूज करते हैं कि भाई चलो स्टार्टिंग यहां से करेंगे, अब उसमें किसी किसी पॉइंट में जहां जहां आपको दिक्कत है उसमें आप चेंज कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड मॉडल। और ये मॉडल जो है ना, मार्केट में 3 तरह के मॉडल होते हैं, बट आपके सिलेबस में 2 तरह के हैं। एक तो होता है OECD मॉडल, OECD, और एक होता है UN मॉडल, UN करके, ठीक, यूनाइटेड नेशन। सो एक होता है OECD मॉडल और एक होता है UN मॉडल। इंडिया जो है वो UN का पार्ट है, इंडिया OECD का पार्ट नहीं है, तो इंडिया UN का पार्ट है। तो हम जो मॉडल फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड UN मॉडल। तो उसमें कैसे होता है, क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं? उसमें आर्टिकल्स होते हैं कि आर्टिकल नंबर 7 बिजनेस की इनकम पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी। आर्टिकल नंबर 5 क्या पी की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। आर्टिकल नंबर 4 कि अगर कोई पर्सन दो कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है तो उसको कौन सी कंट्री का रेजिडेंट मानेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 है वो आपका, उसमें के कौन कौन से पर्सन कवर होंगे। आर्टिकल नंबर 11 12 होते हैं वो इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम पे कौन टैक्स लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आर्टिकल नंबर 6 के हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे कौन टैक्स लेगा, कौन सी कंट्री लेगी। तो ये सब है ना, ये मॉडल है।
और उस मॉडल के बारे में हम जो सीखने वाले हैं वो मॉडल टैक्स कन्वेंशन जो टॉपिक है उसमें सीखने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल योर बेप्स करके, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। नाम से पता चल रहा है, देखो क्या लिखा है, वापस से पढ़ूंगा मैं बेप्स की फुल फॉर्म। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोड कर रहे हो आप एंड प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हो। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ये क्या होता है इस वर्ल्ड में, जैसे ये डिजिटलाइजेशन बढ़ा ना, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, जैसे जैसे चीजें जो है वो फिजिकल मोड से इंटरनेट वाले मोड पे आ गई, वैसे वैसे लोगों ने ऐसी टैक्स प्लानिंग करनी चालू की ना कि उसमें किसी को भी टैक्स नहीं मिलता था। बहुत सारे ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज आपने सुना होगा, टैक्स हेवन करके, टैक्स हेवन आपने सुना होगा, बर्मुडा इज अ टैक्स हेवन, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्विट्जरलैंड इज अ टैक्स हेवन करके, ठीक है। केमन आइलैंड इज अ टैक्स हेवन, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स है जहां टैक्स ही नहीं है। तो कंपनियों ने क्या किया, अपना जो सेटअप है वो वहां लगा लिया और पूरे वर्ल्ड से इनकम कमाते थे, किसी को कोई टैक्स ही नहीं भरते थे, कुछ टैक्स ही नहीं भरते थे, ऐसा करते थे। मींस बेस को इरोड कर रहे हैं, फुल फॉर्म समझना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। आपका जो बेस है जहां से इनकम आ रही है उसको इरोड कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे, और प्रॉफिट को शिफ्ट कर जा रहे हैं करके, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए सब कंट्रियां आपस में मिली, जो G20 कंट्रीज है करके वो मिली, और उसमें बाकी कंट्रीज भी मिली, और उन्होंने मिलके, OECD कंट्री मिली, G20 कंट्री मिली, उन्होंने मिलके कुछ ऐसे एक्शन प्लान बनाए कि ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, हम उसको एक्शन मतलब कॉम्बैटिंग करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाए, जिसको बोलते हैं बेप्स के एक्शन प्लान। एंड देर आर टोटल 15 एक्शन प्लान, ऐसे 15 एक्शन प्लान है। और वो एक्शन प्लान से इन्होंने बोला कि ये ऐसी जो कंपनियां कर रही है उसको हम कैसे रोकेंगे। तो मैं बता दूं, इक्वलाइजेशन लेवी जो मैंने अभी पढ़ा था ना, जब मैं आपको फेसबुक गूगल का एग्जांपल दे रहा था, दैट केम फ्रॉम द बेप्स ओनली। बेप्स का एक्शन प्लान नंबर 1 है दैट इज डिजिटल इकोनॉमी, और डिजिटल इकोनॉमी में आपका इक्वलाइजेशन लेवी सजेस्ट कर रखा है कि आप इक्वलाइजेशन लेवी लगाइए, तो ये यहीं से लगाया हुआ टैक्स है। तो मैं बताऊं, ये आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन का बड़ा ही बड़ा डिस्कशन हो गया। हर टॉपिक के बारे में आपको इंट्रो दिया क्योंकि वो नया है आपके लिए। डीटी वाला जो पढ़ोगे वो एकदम ही आपके लिए एकदम यूज टू है, क्योंकि ऑफिस में काम करते हैं, सब जगह काम करते हैं। बट ये वाला जो 30 मार्क्स का पार्ट है ये आपके लिए नया है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया अभी तक, 100 मार्क का पेपर रहेगा, 70 मार्क्स का डीटी रहेगा जिसमें इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का, एनआर एनआरआई टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटी डबल ए, बार, इक्वलाइजेशन लेवी, टैक्स ट्रीटी, मॉडल टैक्स कन्वेंशन एंड बेप्स है। ये आपका ऐसा रहेगा। अब एक बात समझना, आपका पेपर आता कैसे है, अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए। अमन बोल रहा है सर गूगल का जो ऑफिस है वो अगर यहाँ पे है गुड़गांव में तो क्या उसका पीई होगा। देखो, गूगल का जो गुड़गांव वाला ऑफिस है वो करता क्या है, अगर वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करता है इंडिया में या प्रिपरेटरी सर्विस बोल देता है तो उसको पीई नहीं बोलते। बट अगर वो यहां से एक्चुअल में कोई सर्विस दे रहा है करके, ठीक है, तो उस केस में उसको पीई बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कि सर आपका सीए वालों का 100 मार्क का पेपर कैसे आता है। सीए में वालों का भी मैं एक दिन आपको अलग से बताऊंगा, बट सीए वालों का कैसे आता है। तो जो सीए वाले हैं उनके लिए बेटा जो 100 मार्क का आपका पेपर है, उस पेपर्स में दो पार्ट होते हैं। एक आता है आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू, ये रहता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 ऐसा करने से पास नहीं होते हैं सीए फाइनल पर, ठीक है। उसमें आपको लिखना पड़ता है और अच्छे खासे एमसीक्यूज आएंगे। अभी आपको एमसीक्यू का एक बुक मिलेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एमसीक्यूज आते हैं, केस सिनेरियोज आते हैं। केस सिनेरियोज मतलब एक इतना सा बड़ा सा केस दे दिया और उसके फिर 5 एमसीक्यूज, वैसा दैट इज कॉल्ड केस सिनेरियोज। वैसे एमसीक्यूज आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो टोटल 30 मार्क्स है वो आपको एमसीक्यू से मिलेंगे। उसके बाद जो 70 मार्क्स है, ये 70 मार्क्स आपके लिए डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव मींस जहां आपको लिखना है, जहां आपको परफॉर्म करना है, लिखना है हाथ से, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। अब ये 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव कैसे रहेगा पता है आपको, टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 14 मार्क्स के। तो 6 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 14 मार्क्स, इट्स कम्स टू आपका कितना हो जाएगा 70 मार्क्स। अब इस 6 क्वेश्चन में से, नहीं 70 नहीं, ज्यादा हो गया सर, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप करके। 6 क्वेश्चन मिलेंगे 14 मार्क्स के। अब इसमें से एक चीज ध्यान रखना, 6 में से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो मैंडेटरी है। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपका कंपल्सरी रहेगा, कंपल्सरी रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन।
और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कंपलसरी रहेगा ना 14 मार्क्स का, ये आपको हमेशा डायरेक्ट टेक्स्ट वाले पार्ट से मिलेगा। डीटी वाले पार्ट मींस ये वाले पार्ट से, सॉरी नॉट ये वाला, ये वाले पार्ट से जो हम यहां देख रहे थे 70 मार्क्स डीटी, यहां से मिलेगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 14 मार्क्स का रहेगा, कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। और मोस्टली जो ये क्वेश्चन आता है ये टोटल इनकम का आता है, टोटल इनकम, जिसको हम पीजीबीपी एक बार के लिए बोल देते हैं, क्योंकि इसमें मेजर जो पॉइंट रहेगा वो पीजीबीपी का रहेगा, बिजनेस का रहेगा। तो देखिए 100 मार्क का पेपर, 30 मार्क्स इज एमसीक्यू, 70 मार्क्स में टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, अटेंड आपको 5 करने हैं करके, ठीक है। तो क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 14, अपना कैलकुलेशन बड़ा ही खराब है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 14 करोगे तो आपका 70 मार्क्स हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट इज कंपलसरी, यू हैव टू अटेंड इट, और ये आपका डीटी वाले पार्ट से आएगा, और नॉर्मली ये टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से आपको क्या करना है, एनी 4 अटेंड करने हैं। एनी 4 मींस आपके पास चॉइस रहेगा, जो अच्छा लगे वो आप कर लो, एनी 4। और ये एनी 4 जो आप अटेंड करने हैं, ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये भी हर 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, नॉर्मली डीटी का पार्ट का क्वेश्चन रहता है 8 मार्क का, और इंटरनेशनल टैक्सेशन के पार्ट का क्वेश्चन रहता है 6 मार्क्स का। तो देखिए 8 मार्क्स डीटी से और 6 मार्क्स जो है वो आपका किससे रहेगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन से। तो कुल मिला के मैं आपको ये बोलूं कि देखिए आप यहां पे क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन में 6 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कम्स टू 24, और बाकी 6 मार्क्स आपको कहां पे मिलेंगे, एमसीक्यूज में। 6 मार्क्स मिलेंगे आपको एमसीक्यूज में, तो 30 मार्क का आपका हो जाएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन, और डीटी जो है वो आपका 70 मार्क्स का हो जाएगा। कैसे 70 मार्क्स का, 14 मार्क्स तो ये आपका है ही है, और बाकी वाला ये, और उसके बाद में आपका एमसीक्यू में है वो 24 मार्क के करीब आपको एमसीक्यूज में मिलेगा डीटी। ऐसे आपका नॉर्मली ये सब्जेक्ट को डिवाइड किया रहता है, ऐसे आपका ये पेपर होता है। चलिए अब आपके साथ में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मुझे एक बात बताइए, एक सेक्शन लिखी हुई है और इस सेक्शन को ऐसे लिखा हुआ है 15(3), इसको आप कैसे रीड करेंगे, किसी को फोन पे बताना है, किसी ने फोन कर दिया और आपको ये लिखवाना है, उसको बोलना ये लिख करके, ठीक है, क्या बोलोगे उसको लिखते टाइम, क्या बोलोगे, हाउ यू विल रीड दिस सेक्शन। ईश्वर, ईश्वर तुम्ही हो दाता, भगवान है नाम तेरा। चलिए बताइए कैसे लिखेंगे इसको। ऐसा बोलेंगे कि एक काम कर यार, सेक्शन पहले है ना एक 15 लिख, फिर ब्रैकेट खोल, और ब्रैकेट में फिर है ना फिर 3 लिख, फिर वापस ब्रैकेट खोल, फिर उसमें वो 1 वी लिख, उसके बाद ब्रैकेट खोलो। कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसको। हम्म, चलिए तो यहां पे जो आंसर आ रहे हैं, किसी ने बोला सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए, किसी ने बहुत ही बढ़िया बोला, दैट इज सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4 टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15। चलिए तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं ना उन्होंने बहुत ही सही बोला है, जितने भी लोग हैं उन्होंने एकदम सही बोला, क्योंकि सर ये पहला वाला जो होता है ना इसको बोला जाता है सेक्शन। चलिए उसके बाद में दूसरा वाला जो होता है इसको बोला जाता है सब सेक्शन, इसको बोला जाता है क्लॉज, और इसको बोला जाता है सब क्लॉज, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेक्शन सब सेक्शन उसके बाद सब सब सेक्शन सब सेक्शन, ऐसा नहीं, ठीक है। सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज और सब क्लॉज वैसे बोला जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पे ऐसा लिखा हुआ है 215, इसको कैसे रीड करेंगे आप, 215 को कैसे रीड करेंगे, माधुरी, नम्रता, रंजित, दर्शन, हाउ यू विल रीड द 215, 215 को कैसे रीड करेंगे आप, 215, 215 को आप कैसे रीड करेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 15, सेक्शन 2 सब सेक्शन 15, कोई बोल रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 15, किसी ने सब सेक्शन बोला है, किसी ने क्लॉज बोला है। चलिए तो सेक्शन 2 क्लॉज बोलेंगे या सब सेक्शन बोलेंगे,
हाँ भाई, अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों में डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं सबसेक्शन बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं क्लॉज बोलेंगे। तो चेक करते हैं क्लॉज बोलेंगे या सबसेक्शन बोलेंगे। मैं बता दूं, राइट आंसर इज, जब आपका सेक्शन 2 और उसके बाद 15 लिखा हुआ है तो इसको आप कभी भी सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको आप क्लॉज बोलेंगे। इसको आप सेक्शन बोलेंगे और इसको आप क्लॉज बोलेंगे। अब आप बोलोगे ये कौन सी बात हुई सर? एक बात बताइए, अगर मान लो 35(2) लिखा हुआ है तो उसको तो आप बोलोगे सेक्शन 35 सब सेक्शन 2, लेकिन यहां पे आप बोल रहे हो कि आप क्लॉज बोलोगे। तो क्या डिफरेंस है, कब अपने को क्लॉज बोलना है, कब अपने को सब सेक्शन बोलना है? एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई सेक्शन है, अगर कोई सेक्शन है और उस सेक्शन में सेक्शन है कोई, जैसे मान लो ये सेक्शन 2 है, 2 के बाद में यहां पे 5 है, फिर 10 है, फिर 7 है, मतलब लाइक ऑब्वियसली 7 पहले रहेगा, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसा है। अब एक बात समझना, इनका आपस में कोई भी इंटरलिंक नहीं है, इंटरलिंकेज नहीं है, देयर इज नो इंटरलिंकेज बिटवीन दिस 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 दिस, देयर इज नो इंटरलिंक। तो उस केस में आप उसको क्लॉज बोलेंगे। जैसे सेक्शन 2 है, 2 इज अबाउट द डेफिनेशन। एक बात बताऊं, 2 में डेफिनेशन दे रखी है कि जैसे मान लो 224 है, वो आपकी इनकम की डेफिनेशन है। उसके बाद 214 है, वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन है। और कोई डेफिनेशन दे रखी है, तो डेफिनेशन डेफिनेशन दे रखी है, उसका आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है, आपस में उनका कोई इंटरलिंक नहीं है करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर क्लॉज। वहां पे आपको बोलना है क्लॉज। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अपने इनकम टैक्स में एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 10, और 10(1) जो है वो एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट है, इसको भी क्लॉज बोलते हैं। उसके बाद आप 10(10) की बात करेंगे, ग्रेजुएटी की इनकम एग्जेम्प्ट है, इसको भी क्लॉज बोलते हैं। उसके बाद 10(10)(A) करके जो है वो 10(10)(A) आपकी जो है वो लाइक पेंशन की इनकम एग्जेम्प्ट है, इसको भी अपन क्लॉज बोलेंगे। उसके बाद आपका 10(10)(D) करके जो है वो LIC का जो मैच्योरिटी है वो एग्जेम्प्ट है, इसको भी हम क्लॉज बोलेंगे। क्योंकि यहां पे एक लिस्ट दे रखी है जिसका आपस में किसी से लिंकेज नहीं है, आपस में एक आइटम की लिस्ट दे रखी है जिसका आपस में कोई लिंकेज ही नहीं है। ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, ठीक है, खत्म हो गई बात। ये दूसरी इनकम है कोई एग्जेम्प्ट हो गई, खत्म हो गई बात। ये तीसरी इनकम कोई एग्जेम्प्ट है, खत्म हो गई बात। तो इसको भी हम बोलेंगे क्लॉज, इस 2 वाले को भी हम बोलेंगे क्लॉज। एक सेक्शन 47 और आएगा कैपिटल गेन में, उसमें जो दे रखा है उसको भी हम बोलेंगे क्लॉज। लेकिन अगर कोई चीज दे रखी है और उसका आपस में इंटरलिंक है, जैसे मैं आपको एक सेक्शन बताता हूं कि जब मैं आपको एक सेक्शन 11 पढ़ाऊंगा तो 11(1) है, वो एक चीज बोलती है। अब उसका इंटरलिंक है 11(2) से भी है, 11(3) से, 11(4), 11(5). तो ये जो सब चीजें हैं ना जो आपस में इंटरलिंक है कहीं ना कहीं पे, उसको हम बोलेंगे सबसेक्शन। तो यहां पे सबसेक्शन का मतलब जब इंटरलिंकेज है तो सबसेक्शन, बाकी क्लॉज। आपको कुल मिला के, ये कोई एग्जाम के लिए नहीं था बट जस्ट आपको मैंने बताया कि इनकम टैक्स में आप ध्यान रखना कि जब भी सेक्शन 2 के साथ में जो लिखा है ना उसको आप क्लॉज बोलेंगे, जब भी सेक्शन 10 के साथ में जो लिखा हुआ है उसको आप क्लॉज बोलेंगे, और बाकी जो सेक्शंस के साथ में जो लिखा हुआ है उसको आप सब सेक्शन बोलेंगे। अब एक और चीज समझना, बहुत बार आपको केस लॉज के नाम देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक केस लॉ है बीबी वर्सेस CIT, और उसके बाद ऐसा दे रखा होगा 263 CTR 53 बॉम्बे हाई कोर्ट 2022। इसका, अब एक बात बताओ, ये जो केस लॉ है ना, इस केस लॉ में हमेशा ध्यान रखना पहले नाम उसका लिखा जाता है जिसने केस फाइल किया है, जिसने केस फाइल किया है उसका नाम हमेशा पहले होगा। दैट इज बीबी ने फाइल किया है वर्सेस CIT, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब आप बोलेंगे ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, दिस जजमेंट इज फ्रॉम द बॉम्बे हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट का होगा तो वहां सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट का तो हाई कोर्ट लिखा होगा। और यहां पे 2022 का जजमेंट है, मींस ये जजमेंट 2022 में आया है। लेकिन सर ये क्या लिखा होता है, यहां पे एक नंबर लिखा होता है 263 ऐसा कुछ लिखा होता है नंबर। अब ये नंबर क्या होता है, ये नंबर बेसिकली ये बताता है कि ये केस कहां पे रिकॉर्डेड है, ये जो केस है ये कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है, उसका रेफरेंस आईडी है। कुल मिला के ITR CTR आते हैं, आजकल टेक्स्ट में भी रिकॉर्ड होता है। तो एक बात बताता हूं, ये जो नंबर है ना ये सिर्फ आपको ये बताता है कि ये केस लॉ जो है ये कहां पे रिकॉर्डेड है। अगर आपको ढूंढना है तो आप कहां से इसको ढूंढेंगे, तो उसका जो नंबर रहता है दैट इज कॉल्ड योर
ITR CTR, इसकी सीडीज भी मिलती है, बुक्स भी आती है, डीवीडीज भी मिलती है कि कौन सा केस कहां पे रिकॉर्डेड है। तो कुल मिला के ये जो है ये नंबर आपको ये बताता है कि केस है ये कहां पे रिकॉर्डेड है करके। तो चलिए अपन ने जो अभी तक पढ़ा उसको 1 मिनट में मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने बताया आपको इनकम टैक्स 100 मार्क का पेपर है, 70 मार्क्स का डीटी, 30 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन में वो सब सब्जेक्ट आएंगे, उसमें क्या क्या होगा थोड़ा मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। पेपर है 100 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। उसमें टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 5 आपको अटेंड करने हैं। फर्स्ट इज मैंडेटरी, 4 जो है वो एनी 4 आप कर सकते हैं आउट ऑफ द 5। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन के बारे में बताया, सब सेक्शंस के बारे में बताया, क्लॉज के बारे में बताया, केस लॉ के बारे में बताया। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? चलिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपको बताया मैंने, गवर्नमेंट जो है वो आपसे टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट है वो टैक्स क्यों लेती है? क्यों लेती है टैक्स? बताइए मुझे क्यों लेती है, क्या लेती है? नहीं, क्लॉज रोमन में होता है क्या ऐश्वर्या? नहीं, नॉट मैंडेटरी। मैं बोला 10(1) इज अ क्लॉज, सेक्शन 10 क्लॉज 1। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है ऐश्वर्या? चले बताइए। शैलेंद्र कुमार, किसी ने बोला टू मीट इट्स एक्सपेंसेस, किसी ने बोला विधायक खरीदने के लिए। ये भाई बोलता है विधायक खरीदने के लिए, टू प्रोवाइड जनरल सर्विस इन इंडिया बिकॉज वी यूज नेशनल रिसोर्सेज। सो गवर्नमेंट टैक्स लेती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, टू स्पेंड ऑन पब्लिक वेलफेयर, फॉर डेवलपमेंट। फंड मिलेगा गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस करने के लिए, बोलते हैं विधायक खरीदने के लिए। वाओ, टू रन द कंट्री, इनकम को इक्वल करने के लिए। वाओ, चलो इक्वल कितनी होती है वो देखेंगे फ्यूचर में। चलिए गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, उसमें सबसे बड़ी चीज कि गवर्नमेंट को आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि इंडिया को चलाना है, इंडिया को आपको ग्रो करना है, ग्रो करना है आपको, इंडिया को रन करना है। तो इंडिया को रन करना है, ग्रो करना है, डेवलप करना है करके, ठीक है। तो इंडिया को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, रन करने के लिए 2 चीजों की जरूरत रहती है। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत रहती है। और सबसे पहली चीज कौन सी? कि सबसे पहला तो चाहिए उनको पावर, कि किसी कंट्री को चलाने के लिए पावर तो चाहिए ही चाहिए। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है यहां पे, पावर का मतलब उनको कोई डिसीजन लेने के पावर होने चाहिए। तो इंडिया के पास में, गवर्नमेंट के पास में, आपकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको पावर्स दे रखी है। पावर्स उनको कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इनको बड़ी पावर दे रखी है, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। और मैं बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दे रखी है। एक लिस्ट है जिसको बोला जाता है यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट है जिसको बोला जाता है स्टेट लिस्ट, और एक लिस्ट है जिसको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, आपने सुना होगा। और उसमें कुछ ऐसे मैटर्स दे रखे हैं कि जिस पे गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बना सकती है। गवर्नमेंट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया कि आपको पावर चाहिए, लीजिए पावर। और पावर में उन्होंने 3 लिस्ट दे रखी है, दैट इज वन इज द यूनियन लिस्ट, वन इज द स्टेट लिस्ट एंड वन इज द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे मसले होते हैं, यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिस पे सिर्फ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं। अब एक बात समझना, यूनियन लिस्ट में एक एंट्री है, दैट इज द एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82, और एंट्री नंबर 82 है ना, वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी इनकम पे टैक्स लगा सकती है, इनकम पे टैक्स लगा सकती है। ये पावर मिली हुई है कहां से? एंट्री नंबर 82 से। और 82 कहां? यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार को यह पावर देता है कि गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स ले सकती है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, उसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम पे अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स ले सकती है। एक बात बताऊं, एग्रीकल्चर इनकम पे आज भी टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम आपका कितना भी हो,
कितना भी करोड़ों रुपए हो, एग्रीकल्चर इनकम है, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले नहीं सकती। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ले सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स नहीं लेती है एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, आज की डेट में कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब किसी का क्वेश्चन ये रहेगा कि सर क्या ये सही है एग्रीकल्चर इनकम को लाइक एग्जेम्प्ट करना? अगर मेरा व्यू मानोगे ना, देन आई विल सजेस्ट दैट कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए आफ्टर सर्टेन लिमिट। एक काम करिए, आप 50 लाख की लिमिट डाल दीजिए। चलो किसान है, ऑब्वियसली वी वांट टू प्रमोट द किसान, मैं भी किसान घर से हूँ, किसान फैमिली से हूँ करके, ठीक है। चलो मैं 50 लाख तक अगर मैं कमाता हूं तो उसमें तक आप टैक्स मत लो पर ईयर का, 50 लाख छोड़ दो आप, ठीक है। बट एटलीस्ट यार उससे ऊपर वाली जो इनकम है उस पर तो आप टैक्स लो। बिकॉज लोग क्या करते हैं ना, आजकल की डेट में ब्लैक एंड व्हाइट करने का एक बेस्ट तरीका है एग्रीकल्चर इनकम। ब्लैक एंड व्हाइट करिए, एक बेस्ट तरीका आपके पास अगर ब्लैक का पैसा है आपको व्हाइट करना है, आप एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू कर दीजिए। कैसे करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास में 10 करोड़ ब्लैक पड़ा है, कैश पड़ा है, मुझे डर लगता है कैश को कहां संभाल के रखोगे आप 10 करोड़। अब मैंने क्या सोचा कि इसको व्हाइट करना है। तो व्हाइट करने के लिए क्या करना है, मुझे मेरे नाम पे एक खेत लेना है करके, ठीक है। मेरे नाम पे एक खेत लेना है, या तो मैं खुद ओन करता हूं खेत, ठीक है, या फिर हो सकता है मैं किसी ने भाड़े पे ले लिया मैंने खेत, और मैं बोलता हूं मैं वहां एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा हूं, भले मैं कुछ नहीं कर रहा वहां पे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा वहां पे, और मैं बोलता हूं मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा हूं। फिर मैं क्या करता हूं, किसी से जो ये मार्केट में जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनसे मैं क्या करता हूं, क्रॉप के सेलिंग के बिल ले लेता हूं। मीन्स मैंने उनको क्रॉप सेल किया, तो मैंने जैसे ही उनको क्रॉप सेल किया तो वो मुझे पैसे देंगे। और ऐसा होता नहीं, सिर्फ बिल ले लेते हैं लोग, 2% 1% में मार्केट में जो मिलते हैं, बिल ले लिए। अब एक बात बताओ, आपके पास क्रॉप सेलिंग का बिल आ गया, आपने बोला ये एग्रीकल्चर इनकम है, आपका पैसा एज इट इज आप बैंक में जमा करा लीजिए, या क्रॉप सेलिंग का पैसा सीधा बैंक में ले लीजिए। आपके पास ब्लैक का पैसा था, आपने व्हाइट बना दिया बिना टैक्स भरे। और मैं बता दूं, मैक्सिमम पॉलिटिशियन अगर आप देखोगे उनकी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर से है, और पूरी एग्जेम्प्ट है, उस पर कुछ टैक्स लग ही नहीं रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े लाइक आप देखोगे जो अमिताभ बच्चन की जो बात करते हैं अपन, उन्होंने भी मैंने सुना यूपी के वो किसान है, यूपी में उन्होंने बहुत बड़ी लैंड ले रखी है, और वहां से उनकी भारी एग्रीकल्चर इनकम वो हर साल शो करते हैं। एक इंटरेस्टिंग केस आया, मैंने कहीं पढ़ा था, एग्जैक्टली मुझे उसका रेफरेंस अभी पता नहीं है, बट क्या हुआ कि एक बंदे ने बताया एग्रीकल्चर इनकम है मेरी, और उसने रिटर्न में एग्रीकल्चर इनकम बता दी, और एग्जेम्प्टेड टैक्स भरा नहीं, बैंक में पैसा आया। हुआ क्या, जब उसका असेसमेंट खुला तो असेसमेंट में उसको पकड़ा और बोला अच्छा एग्रीकल्चर इनकम है, वो बोलता है हाँ एग्रीकल्चर इनकम है। तो बोलता है कौन से मंथ से कौन से मंथ तक आपने खेती की थी उस खेत में बताओ। तो उसने बताया कि ये मंथ से मैंने इस मंथ तक खेती की थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस पर्टिकुलर पीरियड की, उस पर्टिकुलर खेत की सैटेलाइट की इमेज मंगवा ली। सैटेलाइट से जो इमेज कैप्चर होती है ना, वो इमेज मंगवा ली और पूछा, और उस इमेज में देखा तो वो तो बंजर भूमि पड़ी है, वहां पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई, और ऐसा करके उस आदमी को पकड़ लिया। तो ऐसे ऐसे भी लोग कर सकते हैं आजकल, आप ध्यान रखना करके, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम बताते हो तो थोड़ा बहुत अगर मतलब वो बोलते हैं ना करके, ठीक है, कि वो नमक है तो वो चलता है, आटे में नमक चलता है करे, ठीक है, नमक में आटा नहीं चलेगा, तो कुल मिला के थोड़ा बहुत है तो वो चलता है। बट आप अगर मान लो कुछ भी नहीं कर रहे हो और सीधा ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए आप बोलते हो कि हमारी तो एग्रीकल्चर इनकम है, तो डिपार्टमेंट सैटेलाइट की फोटोज भी मंगा सकता है और देख सकता है कि सच में वहां पे कुछ हुआ था या नहीं हुआ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई थी या नहीं हुई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, उसके पीछे का रीजन, आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। किसको? गवर्नमेंट को, कि इंडिया को चलाना है और इंडिया को क्या करना है, ग्रो करना है, उसको रन करना है। दो चीजों की जरूरत रहती है, वन इज द पावर, वन इज द पैसा। एक चाहिए पावर, पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे है। अब एक चाहिए पैसा। सर पैसा कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को चाहिए ऐश्वर्या पैसा। नारंग ना, हाँ नारंग, नारंगी नाम है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, हाँ उमंग, सॉरी यार, उमंग और नारंग कितना फर्क है यार, मेरे को इतना भी नहीं दिख रहा। चलिए उमंग, उमंग आपको पता है गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, पैसा कहां से लाएगी? पैसा लाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एक बंदा है जिसका नाम है उमंग, ये लो, ये रहा उमंग। उमंग और गवर्नमेंट एक जैसी है, कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है बंदा, कितना गंदा फोटो बनाया उमंग का, उमंग के घर वाले देख के भगा देंगे, बोले कहाँ है। चलो अच्छा फोटो बनाते हैं उमंग का। ओह वेरी नाइस उमंग। एक बात बताइए, मान लो उमंग का
अगले महीने समवन स्पेशल का बर्थडे है, समवन स्पेशल का बर्थडे है अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो होता क्या है ना, आजकल ये आपके जमाने में ऐसी चीजें हो गई है कि जब भी आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो उसका बर्थडे जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो आजकल बड़े सरप्राइजेस के जमाने हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा था नहीं, हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था करके, ठीक है। बट आज के टाइम पे क्या होता है कि लाइक चलो उसमें गिफ्ट देना पड़ेगा, फिर केक भेजना पड़ेगा, फिर कुछ ऐसे सरप्राइजेस होंगे एवरी लाइक 2 घंटे के बाद, ये सरप्राइज, ये पता नहीं क्या है आजकल, ऐसा ऐसा होता है जैसा मैंने सुना है बच्चों से। अब एक बात समझना, उमंग जो है उसके समवन स्पेशल का नेक्स्ट मंथ बर्थडे है, तो सबसे पहले ये प्लानिंग करेगा कि कैसे सरप्राइज दिया जाए। तो जब भी एक सीए स्टूडेंट है वो सरप्राइज कैसे देगा, तो सबसे पहले तो वो बजट बनाएगा कि भैया हमारे रिलेशन को चलाने के लिए, हमारे रिलेशन को ग्रो करने के लिए कितना खर्चा आने वाला है, कितना बजट है, वो बनाएगा। अब एक बात समझना, सबसे पहले उसने बजट बनाया कि अपने को टोटल 4000 रुपीज का कॉस्ट लगेगा। 4000 कैसे, उमंग और जो उमंग के दिल की उमंग है वो दोनों जाएंगे कहीं पे, केक मंगाएंगे, उसके बाद में लाइक क्या बोलते हैं, कुछ लंच डिनर भी होगा और ये सब चीज पूरे दिन का कुछ गिफ्ट भी देना पड़ेगा। टोटल बजट इज 4000 रुपीज, 4000 चाहिए। 4000 उमंग कहां से लाएगा? सबसे पहला जो सोर्स होगा उमंग का, वो उमंग का आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड है। सबसे पहला सोर्स इज आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड। तो उमंग को पता है कि अगले महीने का अपना सैलरी ड्यू होने वाला है, स्टाइपेंड ड्यू होने वाला है, तो ऑफिस से हमको 2000 रुपया तो मिल जाएगा। 2000 रुपया तो कहां से मिलेगा? ऑफिस से, 2000 फ्रॉम ऑफिस। नाउ व्हाट अबाउट द रिमेनिंग करके, ठीक है, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2000, बिकॉज रिलेशन को ग्रो भी करना है। बाकी पैसा कहां से लाएगा? 2000। तो 2000 बाकी का अरेंज करने के लिए वो किसको बोलेगा? अपने पेरेंट्स के पास जाएगा और अपने पेरेंट्स को जाके बोलेगा कि देखो मम्मी या पापा, जिससे भी आप ज्यादा क्लोज हो, लड़का है तो मम्मी से ही क्लोज होगा, तो मम्मी को जाके बोलेगा कि मम्मी मम्मी मेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे है और उसको हम पार्टी देने वाले हैं, तो इसके लिए आप कुछ पैसा दे दीजिए। अब मम्मी को अगर 2000 बोल दो ना, तो कहीं भी मम्मी को हार्ट अटैक आ सकता है, ये ध्यान रखना। मम्मी को कभी भी ऐसा नहीं बताना पड़ता कि 2000 देना है, ठीक है। तो मम्मी को, और मम्मी को बताना ही नहीं पड़ता, मम्मी से पैसा निकालना बहुत इजी। आप खाना खाना छोड़ दो एक दिन के लिए, बोलो भूख नहीं है करके, ठीक है, तो मम्मी आगे से बोल देगी बेटा कितने पैसे चाहिए बता दे। तो उमंग ने बोला मम्मी को कि मम्मी एक काम करिए, ज्यादा नहीं, मुझे 1000 रुपया चाहिए, ठीक है। तो 1000 रुपया मम्मी ने दे दिया। अब एक बात समझिए, 2000, 1000, नाउ ही नीड 1 more 1000, कहां से लाएगा? ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स को बोलेगा और अपने फ्रेंड से लोन लेगा कि देख यार तेरी भाभी का बर्थडे है, तो एक काम कर, तू 1000 रुपीज मुझे दे दे, मैं तेरा अगला मेरा स्टाइपेंड आएगा उसमें मैं तुझे दे दूंगा। तो वो क्या करेगा? लोन लेगा। तो सबसे पहला सोर्स खुद का ऑफिस था, दूसरी उसने अपने पेरेंट्स से लिया, तीसरा किससे लिया? अपने फ्रेंड से लोन लिया। तो मैं बता दूं, अपनी गवर्नमेंट और उमंग में कोई फर्क नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है और उमंग है उसमें कोई भी फर्क नहीं है कि पैसा कहां से लाएगा, बिकॉज पैसा चाहिए कंट्री को चलाने के लिए। श्रीलंका की हालत आप देख रहे हो करके, ठीक है, पैसा ही नहीं है उनके पास में कंट्री को चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कंट्री को चलाने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, पावर तो है ही है, उसके साथ में पैसा भी चाहिए। तो मनी कहां से लाएंगे? तो मनी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सबसे पहले अपने खुद के बिजनेसेस करती है। गवर्नमेंट है वो खुद के बिजनेसेस करती है, गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है। कौन कौन से बिजनेस करती है? आपने देखा होगा हमारे गवर्नमेंट का रेलवे है, उसके बाद में एसबीआई में कुछ हिस्सा है, उसके बाद में बहुत सारी जैसे आपके ओएनजीसी है करके, ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे बहुत सारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके बाद बीपीसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो ये जो है ये बिजनेस करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खुद के बिजनेसेस है और उन बिजनेसेस से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेवेन्यू है वो इकट्ठा कर लेती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो बिजनेस से रेवेन्यू जितना इकट्ठा होता है, जितना प्रॉफिट आता है, बहुत सारे गवर्नमेंट बिजनेस तो लॉस मेकिंग ही है। और आजकल तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट को सिर्फ एडमिन करना चाहिए, ना कि बिजनेस करना चाहिए। बहुत सारे जो बिजनेस वाले लोग हैं वो लोग बोलते हैं, हमेशा ये सेंटेंस एक बोला जाता है कि गवर्नमेंट इज टू गवर्न द बिजनेस, नॉट टू कंडक्ट द बिजनेस, नॉट टू लाइक एंगेज्ड इन द बिजनेस करके। उनको बिजनेस करना नहीं चाहिए, उनको सिर्फ क्या करना चाहिए? गवर्न करना चाहिए बस। तो उनको बिजनेस नहीं करना चाहिए ऐसा मानते हैं लोग, बट गवर्नमेंट है वो बिजनेस करती है। अब एक बात बताइए, बिजनेस से जो रेवेन्यू है
उससे भी अगर गवर्नमेंट की नीड जो है वो मीट नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने पेरेंट्स से पैसे मांगती है। और गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन है पता है, आप हो। और आपसे गवर्नमेंट जो पैसे मांगती है वो टैक्सेस के फॉर्म में मांगती है। कौन से फॉर्म में मांगती है, टैक्सेस के फॉर्म में। और अगर टैक्सेस से भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो उतना नहीं होता जितना उनको खर्च करने के लिए चाहिए, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, बाहर से लोन लेते हैं। आपने देखा होगा करके आईएमएफ करके वगैरह जो है करके, ठीक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये लोन देती है। बहुत सारी फॉरेन कंट्री है वो लोन देती है। तो ये क्या करते हैं, बाद में लोन लेते हैं। तो गवर्नमेंट में और उमंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यही है। उमंग भी वही कर रहा था, पहले खुद का बिजनेस, दूसरा पेरेंट्स के पास में गया, और तीसरा फ्रेंड से लोन लिया। तो अपनी गवर्नमेंट भी वही करती है। श्रीलंका में क्या हुआ, वही हुआ। श्रीलंका का जो बिजनेस था, श्रीलंका का मेन बिजनेस वाज टूरिस्ट का बिजनेस। और टूरिस्ट वहां जा नहीं रहे थे, क्योंकि टूरिस्ट जो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू होता था, क्योंकि वीजा बनता था, वीजा का पैसा मिलता था, गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे मिलते थे, वो उनके खुद के बिजनेसेस से मिलते थे। बट ये वाला बिजनेसेस है वो बंद हो गया उनका। उसके बाद में वो पेरेंट्स से मीन्स लोगों से मांगे, बट लोगों की भी आमदनी नहीं करके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाहर से लोन ले लिया, बहुत बहुत लोन लिया उन्होंने, इधर उधर से लोन लिया, चाइना से लोन लिया, हर कंट्री से लोन लिया, क्योंकि कंट्री को चलाना है। और लोन के बाद अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, पे ही नहीं कर सकते, तो वो इंसॉल्वेंट हो गए। तो गवर्नमेंट फर्स्ट बिजनेस, सेकंड इज पेरेंट्स, एंड थर्ड है वो लोन लेती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप बोल रहे हैं कि पेरेंट्स से टैक्सेस लेती है, ये टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो अपन यहां पे पहुंचे, तो मैं आपको बताऊं, टैक्सेस है ना वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। आप छोटे थे तब से पढ़ रहे, अभी वापस पढ़ा रहे हैं आपको। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं। एक तुम्हारा होता है जिसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स, और एक तुम्हारा जो होता है जिसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा वाला टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स में पहले वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था, बट अभी वेल्थ टैक्स नहीं होता। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जो है वो आपका जीएसटी है, उसके बाद कस्टम है। तो जीएसटी है, कस्टम है, एक्साइज है, ये सब तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, फर्क क्या है दोनों में। तो पहला फर्क तो ये कि डायरेक्ट टैक्स ऐसी चीज है ना, जो जिस पर्सन का टैक्स है ना डायरेक्टली उसी से थापा जाता है, मींस उसी से लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स करके। डायरेक्ट टैक्स जैसे मेरा इनकम टैक्स है, तो मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मेरे से ही लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मींस डायरेक्टली उस पर्सन से लिया जाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स किसी और पर्सन का है, बट अभी कलेक्ट किसी और पर्सन से गवर्नमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मींस उसका बर्डन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है, अल्टीमेट कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल के लिए जीएसटी, एग्जांपल के लिए कस्टम। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बात बताइए मुझे, जीएसटी आपने बीबी सर को फीस पे की है, तो आपने जब फीस पे की है, फॉर एन एग्जांपल आपकी फीस है वो 15,000 है एग्जांपल के लिए। तो 15,000 का जो फीस है, उस 15,000 आप तो कैसे बोलते हो ना कि हमने तो बीबी सर को पे किया है, बट आपने 15 मुझे पे नहीं किया। हमने उस 15,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 18, इट्स कम्स टू द 2280, मींस अप्रोक्स 2,300 रुपीज है, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज अल्टीमेटली टैक्स आपका है, आपसे नहीं ले रहे, वो हमसे ले रहे हैं, और हम आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब एक चीज बताइए मुझे, आज की डेट में गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू किससे होता होगा, डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्सेस से? ज्यादा गवर्नमेंट की झोली में पैसा कहां से आता होगा, डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्सेस से? चलिए बता दीजिए फटाफट। कहां से आता होगा, जब गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता होगा? सब लोग बोल रहे हैं, तान्या, सब लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से। योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेस बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है बेस, इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी है, फिर कस्टम है। आप आजकल तो देखोगे जीएसटी का हर मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो कभी मतलब 1 लाख करोड़ को हर मंथ क्रॉस कर रहा है करके। कभी कभी तो एक बार टच हुआ था 1,50,000 करोड़ ऑल्सो पर मंथ का। तो इतना जीएसटी का रेवेन्यू है। उसके बाद कस्टम है, एक्साइज है, तो बहुत बड़ा बेस है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा आता है। बट ज्यादा फर्क नहीं है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकम टैक्स जो है वो भी बहुत बड़ा जो योगदान है वो अपनी इकोनॉमी को देता है, बहुत बड़ा। आई थिंक 16 या 17 लाख करोड़ जो है वो इनकम टैक्स भी एवरी ईयर है वो कलेक्ट होता है। इतना बड़ा रेवेन्यू है इनकम टैक्स से करके, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट तो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका बेस बड़ा है, इसके लिए उसका रिकवरी गवर्नमेंट को ज्यादा होता है। एक और चीज मुझे बता दीजिए ना आप एक बार फटाफट, मुझे एक चीज बताइए, गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा इजी लगता होगा? मीन्स इजीली दे कैन कलेक्ट, उसको ज्यादा बर्डन फील नहीं होता होगा, कौन सा? इनकम टैक्स या जीएसटी? मीन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स इजीली कलेक्ट कर लेते, गवर्नमेंट को ज्यादा बर्डन नहीं आता। गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी रहता होगा, इजी रिकवरी? चलिए, उज्जवल, राहुल। उज्जवल बोलता है इनकम टैक्स, बाकी मानसी भी बोल रही है इनकम टैक्स, बाकी सब बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आफरीन बोल रही है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इजी है कलेक्ट करना या इनडायरेक्ट टैक्स? राइट आंसर इज, मैं बता दूं, गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इजी जो है ना रिकवरी, वो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स की रहती है, बिकॉज पता ही नहीं चलता आप टैक्स पे कर रहे हो। बट डायरेक्ट टैक्स है ना, सीधा यहां दिल पे दुखता है जब आपके यहां पे है ना, सीधा दर्द होता है इनकम टैक्स में। आप समझिए, मैं अगर 100 रुपीज कमाऊं, आप सोचिए आप 100 रुपीज कमाओ और 100 में से 30 रुपीज सीधा गवर्नमेंट को देना है, कितना दुख होगा यार। सीधा है ना दिल पे दर्द होता है, दर्द यहाँ पे, ठीक है। दर्द दिलों के कम हो जाते, बिल्कुल कम नहीं होते इसमें करके, ठीक है। सीधा यहाँ पे पिंच होता है जब आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। बट मैं बता दूं, आईडीटी में पता ही नहीं चलता आपने टैक्स भरा है। आप सोचिए, आपने फीस भरा है, इतने दिन से आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बीवी सर का फीस है ना वो 15,000 है। एक बार भी ये सोचा उसमें से 2300 रुपए मोदी जी को दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं सोचा आपने, एक दिन भी नहीं सोचा कि 2300 रुपए है वो गवर्नमेंट को जा रहे हैं। बट नहीं, ऐसा बोल, आपको कैसा बोलना चाहिए पता है, कि 15,000 जो फीस है उसमें से 2,300, तो ऐसा बोलना चाहिए 12,700 ही का फीस है, बाकी तो वो मोदी जी लेके चले गए, वो हमारे पास भी नहीं है करके, ठीक है, वो तुमने मोदी जी को पे कर दिया। तो इसमें पता ही नहीं चलता इनडायरेक्ट टैक्स में कि कौन पे कर रहा है। मींस उसको जो पे कर रहा है ना, उसको डायरेक्टली बर्डन है वो फील नहीं होता। इसके लिए इसका टैक्स रिकवरी है वो एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स इजी है। और डायरेक्ट टैक्स में केस लॉस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिटिगेशन बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि रिकवरी डिफिकल्ट है करके, ठीक है, लिटिगेशन बढ़ती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में अभी तक इतनी लिटिगेशन जैसे जीएसटी में नहीं आई है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स रिकवर करना ईजी है, डायरेक्ट टैक्स बड़ा ही दुख देता है, बड़ा दुख देता है। अगर आप जब इनकम टैक्स भरोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना दुख देता है, कितना रोना आ जाता है, आंखों में से आंसू आ जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए तो टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया। एक बात बताओ, टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया ना, उसके पीछे का रीजन यही है। टीडीएस क्या होता है ना, एक टेंटेटिव कुछ पेमेंट गवर्नमेंट को पहले ही चला जाता है। दैट्स वाई उन्होंने टीडीएस, क्योंकि आपको दिल पे दुख ना हो, दिल पे लगे ना, इसलिए उन्होंने टीडीएस इंट्रोड्यूस किया। एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो आपको एक नोटबुक खरीदनी है, आज एग्जाम्पल के लिए नोटबुक खरीदनी है, और आपको नोटबुक 70 रुपीज की खरीदनी है, 70 रुपीज की, समझना, 70 रुपीज की नोटबुक खरीदनी है। आपके पास पैसे नहीं है, आप गए अपने पेरेंट्स के पास और जाके बोलते हैं कि मम्मी मुझे 70 रुपीज चाहिए नोटबुक खरीदने के लिए। अब 70 रुपीज नोटबुक खरीदने के लिए चाहिए, मम्मी के पास 70 चेंज नहीं था। मम्मी ने आपको दे दिया 100 रुपीज कि लीजिए आप 100 रुपीज ले लीजिए और आप नोटबुक खरीद लीजिए, और आप 30 रुपीज जो बचता है वो मुझे वापस कर दीजिए। ये आपको बोला भी था। 3-4 डेज ऐसे ही चले गए। उसके बाद में मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा वो आपने नोटबुक के लिए 100 रुपए लिए थे, उसमें से 30 रुपए बचे, वो 30 रुपीज दे दो वापस। आप ही बताइए 3-4 डेज के बाद में क्या होगा? दो चीजें हो सकती है, दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक तो प्रोबेबिलिटी ये कि वो कौन से 30 रुपीज, आपका रिएक्शन क्या रहेगा, कौन से 30 रुपीज, कब दिए थे, है ही नहीं मेरे पास, खर्च कर लिया मैंने, है ही नहीं, कुछ नहीं, वो आपके पास है ही नहीं। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी पता है, कि आपके पास है 30 रुपीज, आप 30 रुपीज मम्मी को देंगे, बट कैसे देंगे पता है, ये ले तेरे 30 रुपीज, ऐसे फेंकेंगे उसके सामने, ये ले तेरे 30 रुपीज।
मैं क्या चोर हूँ? मुझे क्या ऐसे चोर समझती है? ठीक है, मेरे को क्या मतलब क्या बोले वो, बाहर वो चला गया, नीरव मोदी समझती है मुझे करके, ठीक है। मैं क्या भाग के चला जाऊंगा? इसी घर में तो रह रहा था, 30 रुपीज थे, तेरे पास थे, मेरे पास थे, क्या ही फर्क पड़ रहा था? ये इतना दुख होगा ना यहाँ पे, है ना, सीधा मतलब है ना, दिल पे दर्द होता है। अब एक बात बताऊं, शायद मम्मी ने उस दिन आपको 70 दिए होते ना, इतना दुख नहीं होता जितना 100 देके और 30 रुपीज जब वो वापस मांगती है तब होता है। तो सेम ऐसा ही होता है, इसीलिए टीडीएस लाया कि चलो टेंटेटिव कुछ पेमेंट पहले ही काट देते हैं, पहले ही गवर्नमेंट को चली जाएगी, तो जो पर्सन टैक्स भरने वाला है उसको इतना दुख नहीं होगा जितना कि, ठीक है, अगर उसको पूरा 100 रुपीज दे दिया और उसके बाद पूरा टैक्स मांगा जाए तो उसको बड़ा दुख होता है। इसके लिए टीडीएस है, वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। और आज जैसे मान लो मैं, मेरे को प्रोफेशनल फीस कहीं से मिलती है तो मैं हमेशा 90% का कैलकुलेशन करके ही चलता हूँ, क्योंकि 10% तो ऐसे भी गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है पहले ही, और 90% का कैलकुलेशन करके ही चलता हूँ कि 90 ही अपने पास में आने वाला है। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद आपको ब्रेक मिलेगा, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ब्रेक मिलने वाला है। अब एक चीज समझना सर, ये डायरेक्ट टैक्स जो पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स में हमको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, और इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए हमको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए? इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए? सबसे पहली चीज, आपको एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, इनकम टैक्स रूल्स 1962 का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 इसका नॉलेज होना चाहिए। ये तीन चीजें ऐसी है जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट। एक चीज ध्यान रखना, कहीं पे भी एग्जाम में वगैरह जब आप एक्ट लिखते हो ना, तो एक्ट लिखते टाइम आपको ए बड़ा लिखना है, ऑलवेज ए बड़ा लिखना। अगर आपने ये वाला एक्ट लिखा ना, तो ये फिर वो शाहरुख खान वाला एक्ट हो जाता है, ठीक है। वो वाला जो एक्ट है वो शाहरुख खान वाला हो जाता है, ये आपको नहीं लिखना है। आपको जब एक्ट लिखते हो तो ए हमेशा आपको कैपिटल लिखना है, ए इज ऑलवेज कैपिटल इन द एक्ट करके। दूसरी चीज, इनकम टैक्स एक्ट है, ये बेसिकली क्या है, एक मेन, जब पहली बार लॉ बना तो उस लॉ में सेक्शंस डाली गई, और पहली बार जो लॉ बना दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट इज द मेन लॉ। अब रूल्स क्या काम करते हैं? देखिए, जो रूल्स होते हैं ना, वो एक्ट को सपोर्ट करते हैं। एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अब आप बोलोगे रूल्स में क्या दे रखा होता है? तो रूल्स में जैसे बहुत बार वैल्यूएशन रूल्स है, जैसे परक्यूजिट है, आपने सैलरी पढ़ा था कि परक्यूजिट में मोटर व्हीकल जो है, मोटर व्हीकल, मोटर कार प्रोवाइड की तो उसमें इतना इतना टैक्सेबल होगा, हॉस्पिटल का परक्यूजिट ऐसे टैक्सेबल होगा। तो वो रूल्स कहां दे रखा है? वो रूल्स में दे रखा है कैसे टैक्सेबल होगा। एक बात बताओ, डेप्रीशिएशन की रेट, आपने सुना हुआ डेप्रीशिएशन की रेट क्या है? 40% है कंप्यूटर पे, मोटर व्हीकल पे 15% है। तो ये कहां दे रखी है डेप्रीशिएशन की रेट? क्या इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है? आंसर इज नो, ये रूल्स में दे रखी है। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, एक बार मान लो एक बंदा आया जो बोलता है मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको पूछा सिंपल सा क्वेश्चन कि मुझे एक बात बता, कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या है? ही मेंशन दैट कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की जो रेट है दैट इज द 14%, 40%। मैंने बोला कहां लिखा हुआ है? तो वो बोलता सेक्शन 32 में। तो मैंने कहा पक्का, आर यू श्योर सेक्शन 32 में ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट है वो 40% है? ही सेड दैट यस सर, लिखा हुआ है, मैंने तो यही देखा हुआ है। मैंने कहा ले, उसको मैंने एक्ट दे दिया पूरा, और पूरा जो इनकम टैक्स एक्ट था वो मैंने दे दिया। मैंने कहा इस एक्ट में मुझे सेक्शन 32 में ढूंढ के बता दे कि यहाँ पे डेप्रीशिएशन की रेट 40% है। उसने पूरा 10 मिनट तक ढूंढा और उसके बाद उसको नहीं मिला करके, ठीक है। और वो बोलता है सर इसमें 32 में तो नहीं दे रखा, वो आपको रूल्स में दे रखा है। तो रूल्स क्या होते हैं? एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स होते हैं। तो एक्ट जो होता है उसको सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अब एक और चीज समझना, ये फाइनेंस एक्ट क्या बला है, ये क्या होता है? एवरी ईयर हमारे इनकम टैक्स लॉ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, और एवरी ईयर इनकम टैक्स लॉ में जो चेंजेस आते हैं ना, वो चेंजेस आपके फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। फाइनेंस एक्ट के थ्रू है वो आपके इनकम टैक्स लॉ में चेंजेस आते हैं, बिकॉज लॉ बना दिया बट आज की नीड में कुछ चेंजेस चाहिए, अमेंडमेंट चाहिए, नई सेक्शन इंट्रोड्यूस करनी है, नई सेक्शन को अगर उसमें कुछ चेंज करना है, पुरानी सेक्शन को डिलीट करना है, तो ये किसके थ्रू करते हैं? ये सब करते हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू। और एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा फर्स्ट फेब को फाइनेंस बिल प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट। फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में।
अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस मीन्स राज्यसभा, लोअर हाउस मीन्स आपका लोकसभा। तो पार्लियामेंट में 1 फेब को फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है, उसको बिल बोला जाता है पहले। अब ये जैसे ही बिल प्रेजेंट होता है, आपने सुना होगा, आप बहुत बार सुनते हो बजट आया है क्या, तो बजट जो है वो फाइनेंस बिल ही को बोलते हैं बजट, कि अब उसमें क्या क्या चेंजेस है, तो दैट इज द फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल जब प्रेजेंट होता है, इस फाइनेंस बिल में जैसे ही ये प्रेजेंट हो गया, उसके बाद में कुछ टाइम बाद इस पे डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होता है दोनों हाउसेज में, उसके बाद वहां से पास होता है, और पास होने के बाद ये जाता है अपने प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट के पास में जाता है, और प्रेसिडेंट जिस दिन इस पे साइन कर लेते हैं ना, उस दिन ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट। पहले ये बिल था, लेकिन जैसे ही जिस दिन अपने प्रेसिडेंट ने, जैसे रामनाथ कोविंद जी है, उन्होंने जब इस पे साइन किया इस वाले बिल पे, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, फाइनेंस एक्ट बन गया। तो फाइनेंस बिल से ऐसे बनता है फाइनेंस एक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, हमने ये सुना है कि अभी आजकल ये जो बजट आता है, ये 1 फेब को आता है, पहले ये 28 फेब को आता था। कांग्रेस के टाइम में अगर आप देखोगे तो ये 28 फेब को आता था, बट जब से बीजेपी आई, बीजेपी का भी पहले तो 28 फेब को आया था, बट फिर उन्होंने डेट को चेंज करके उन्होंने 1 फेब को कर दिया कि हम बजट है वो 1 फेब को लाएंगे। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? रीजन इज बीइंग कि बेसिकली जब 28 फेब को आता था ना, तो उनके पास में 1 मंथ का टाइम होता था। तो मेनी टाइम ऐसा होता था, लाइक देखो बजट इज फॉर द फ्यूचर पीरियड ना, सो बजट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, अप्रैल से लेके ये बजट काम करेगा। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि बजट जो है उसको बिल को एक्ट बनते बनते अप्रैल भी चला जाता था। मींस कभी कभी मई के फर्स्ट वीक में जाके एक्ट बन रहा है, कभी अप्रैल के एंड में एक्ट बन रहा है। तो बहुत सारे प्रोविजन ऐसे होते थे जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो उसको लेके फिर दिक्कत आती थी कि अभी 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो इन्होंने एक सिस्टम अच्छा सा बना दिया अब कि 1 फेब को बिल को प्रेजेंट करिए, और 31 मार्च से पहले पहले ये एक्ट बन जाएगा। 31 मार्च से पहले पहले एक्ट बन जाएगा, तो 1 अप्रैल से इसके इंप्लीकेशन वगैरह आ जाएगी। बहुत सारे प्रोविजन है जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाले हैं, उसकी इंप्लीकेशन है वो 1 अप्रैल से आ जाएगी। दैट्स व्हाई नाउ बजट इज प्रेजेंटेड ऑन द 1 फेब। अब एक और चीज समझना, सर एक बात बताइए, क्या हर साल एक ही बजट आता है? आंसर इज यस, हर साल एक ही बजट आता है, एक ही बिल आता है फाइनेंस बिल करके। लेकिन एक चीज समझना, जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं ना, उस ईयर में आपके 2 बजट आते हैं। इलेक्शन वाले ईयर में 2 बिल आते हैं, 2 एक्ट बनते हैं, 2 फाइनेंस एक्ट बनते हैं उस साल में, 2 फाइनेंस बिल आते हैं करके, ठीक है, जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं। इन 2014 दैट वाज इलेक्शन ईयर, 2019 वाज इलेक्शन ईयर, अब आगे जाके 2024 विल बी द इलेक्शन ईयर। तो बेटा 2019 की अगर मैं बात करूं, तो 2019 में 2 फाइनेंस बिल आए थे। एक तो 2019 का पहला फाइनेंस बिल आया था बिफोर इलेक्शन, एंड उस टाइम पे अरुण जेटली जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पीयूष गोयल जो थे, अभी भी है, तो पीयूष गोयल जी है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे थोड़े टाइम के लिए, और उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था इन 2019। दैट वाज फाइनेंस बिल 2019 नंबर 1 बोलते हैं उसको। और उसके बाद में बीजेपी की वापस गवर्नमेंट बन गई, और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो निर्मला सीतारमण जी ने दूसरा वाला बजट है वो प्रेजेंट किया था इन द मंथ ऑफ द जुलाई। तो पहला वाला जो बजट है ना, उसको नॉर्मली इंट्रीम बजट बोला जाता है, और जो आपका फाइनल गवर्नमेंट बनने के बाद जो बजट आता है उसको नॉर्मली फाइनल बजट बोला जाता है। तो हर साल जिस ईयर इलेक्शन होते हैं ना, वो इलेक्शन वाले ईयर में आपके 2 बिल आते हैं फाइनेंस बिल, और वही तुम्हारे 2 फाइनेंस एक्ट है वो बनते हैं। तो 2019 वाला जब भी आप देखोगे ना कहीं भी, जब मैं भी आपको बताऊंगा, तो जहां 2019 का अमेंडमेंट है तो वहां पे ऐसा लिखा होगा अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट नंबर 1 2019, एंड एक जगह लिखा होगा फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019। मींस ये 2019 में 2 फाइनेंस एक्ट आए थे। क्यों? क्योंकि उस ईयर में इलेक्शन था। तो जिस ईयर इलेक्शन होगा हर साल ऐसा ही होगा, और जिस ईयर इलेक्शन नहीं है उस ईयर नॉर्मली एक ही बिल आता है और एक ही एक्ट बनता है। अब एक चीज समझना, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि ऑर्डिनेंस आया है, आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला है। ऑर्डिनेंस, अब आप बोलेंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है करके, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस है वो, ऑर्डिनेंस क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत बार क्या होता है ना, अगर पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट ऑपरेशन में नहीं है, मींस पार्लियामेंट की छुट्टियां चल रही है, तो पार्लियामेंट की जब छुट्टियां चल रही होती है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्टर को बोल के और ऑर्डिनेंस के थ्रू भी अमेंडमेंट ला सकते हैं।
नॉर्मली अमेंडमेंट जो आते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं करके, ठीक है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। बट जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो अमेंडमेंट है ये जरूरी है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डिनेंस निकाल के भी अमेंडमेंट ला लेते हैं। कैसे? जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं। कोविड के टाइम पे आपको पता रहेगा, कोविड से भी पहले मैं 2019 में एक बार जाता हूं। 2019 में सितंबर के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। सितंबर में आपको पता रहेगा, और जब लाइक मार्केट में शेयर मार्केट काफी नीचे गया था, 2019 में एक बार नीचे गया था, 2-3 हजार पॉइंट टूट गया था, और उसके पीछे के कुछ रीजन थे। तो 2019 में सितंबर के आसपास एक दिन निर्मला सीतारमण जी आती है और एक ऑर्डिनेंस लाती है, और वो बोलती है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स की जो रेट है, वो कॉर्पोरेट टैक्स की रेट है वो 30% से हम सीधा 22% कर देंगे, ऐसा आया था। और कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाइए, आपको 15% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शंस लाई थी, ये सेक्शन मिड ऑफ द ईयर में लाई थी, और उस टाइम पार्लियामेंट थी नहीं ऑपरेशन में, पार्लियामेंट की छुट्टियां चल रही थी। तो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया था जिसको बोला जाता है टैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2019। अब ये ऑर्डिनेंस होता है ना, ये फाइनल नहीं होता, ये एक बार लाया, फिर जब पार्लियामेंट सेशन में बैठती है, जब पार्लियामेंट चालू होती है, फिर वापस उस ऑर्डिनेंस को पास कराया जाता है, और जब पास करवाते हैं तो उसका नाम हो जाता है टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। सो ऐसा 2019 में भी हुआ, 2020 में भी ऐसा हुआ था। 2020 में आपको मैं बताऊं, जब कोविड का टाइम चल रहा था और कोविड के टाइम पे पार्लियामेंट थी नहीं, और निर्मला सीतारमण जी को लगा कि कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए, और काफी अमेंडमेंट करने थे, बिकॉज बहुत सारी ड्यू डेट्स को लेके प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीजें थी। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट के लिए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला था, दैट इज कॉल्ड योर टैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन करके, ऐसा कुछ लिखा था, ऑर्डिनेंस एंड रिलैक्सेशन करके, ऐसा कुछ एक्ट उसका ऑर्डिनेंस का नाम था। और फिर उसी को वापस से उन्होंने एक्ट में तब्दील कर दिया, उसको एक्ट में बदल दिया, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं, देखो पार्लियामेंट सेशन में तो वहीं पे सीधा बिल पास करवा के और सीधा एक्ट बना दो, बट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, उनका सेशन चल नहीं रहा है, छुट्टियां चल रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट को ये पावर दे रखी है। प्रेसिडेंट है वो मिनिस्ट्री को बोलता है, और मिनिस्ट्री जो है, जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह है, ये लोग इनकी एक ऑर्डिनेंस है, वो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। बट वो ऑर्डिनेंस वैलिड तभी होता है जब उसको वापस से पार्लियामेंट में पास कराया जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो आपके एग्जाम के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स 1962 है वो पढ़ना है, और आपको फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ना है। फाइनेंस एक्ट 2022 दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम मींस अगर आप मई 2023 में सीए का दे रहे हो, या फिर आप जून 2023 में सीएमए का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप नवंबर 2023 या फिर आप दिसंबर 2023 मींस नवंबर दिसंबर 2023 में आप सीए या सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 है, दैट इज एप्लीकेबल। तो अभी 2022 में जब फेब में जो बजट आया था, जो जो अमेंडमेंट्स है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए, तो ब्रेक से पहले पहले हमने जो चीजें पढ़ी एक बार, आज सिर्फ बेसिक सी बातें कर रहे हैं अपन, कल से अपन टॉपिक्स पे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, गवर्नमेंट को क्या नीड है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का फर्क क्या है, लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, सेक्शन को कैसे रीड किया जाता है, आपको बेसिक सी चीजें बताई। फाइनेंस एक्ट क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, वो चीजें मैंने आज आपको बताई। तो चलिए अब आप एक काम करिए, 10 मिनट्स का आप ब्रेक लेंगे, और 10 मिनट्स के बाद वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो बेसिक दे रखा है। आज अपन पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एसएससी क्या होता है, वो चीजों के बारे में है, वो आज अपन सीखने वाले हैं। तो आप एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट्स का, अभी से लेके एग्जैक्टली 10 मिनट्स का ब्रेक, और 10 मिनट्स के बाद अपन आगे पढ़ना चालू करेंगे।